अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। ज़िंदगी की खूबसूरती उसके हर नए दिन में छुपी होती है, पिन्हा होती है, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपकी सुबह जो है वो मालूमात और मुस्कुराहट के साथ शुरू कर सकें। और इसी कोशिश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो। और मेरे साथ हमेशा की तरह कल नहीं थी लेकिन आज मौजूद हैं। जी, आज मैं मौजूद हूँ और खैरियत से हूँ। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और जी, उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी और ढेर सारी आपकी दुआएं हम समेटना चाहते हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। जी, सनसनी खेज़ बात ये ख़ास तौर पर उज़ैर, आलमी सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो ट्रंप को महंगी पड़ने वाली है। सच्ची बात तो ये है कि पेंटागन के एक एतराफ़ ने सबको हिला कर रख दिया है कि अमेरिका जदीद हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने की सलाहियत ही नहीं रखता। तो क्या ईरान वाकई अपनी एटमी प्रोग्राम से पीछे हटेगा? जहां आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, वहीं हमारे अपने मुल्क में भी तपती गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया। लेकिन घबराएं नहीं, परेशान नहीं होना आपने। कल 2 दिन तो हमने देखा कि पिछले गुज़श्ता 2 दिनों से हम देख रहे हैं मौसम अच्छा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जी तपती धूप का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में कौन सी समर डाइट हो सकती हैं जो ना सिर्फ आपका वजन कम करेंगी बल्कि आपके मूड को भी ठंडा रखेंगे, खुशगवार रखेंगे जी। और अब इन रिश्तों पर भी बात करेंगे जो मोहब्बत के नाम पर आपकी शख्सियत को निगलते जा रहे हैं। टॉक्सिक रिश्तों की पहचान होती क्या है, रेड फ्लैग्स क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। और खामोशी को कब आपने तोड़ना है, इस पर भी माहिरीन से रहनुमाई लेंगे। साथ ही यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए व्हाट्सएप के नए और सख्त कवानीन के हवाले से भी आगाह करेंगे कि एक स्क्रीनशॉट आपको लाखों का जुर्माना, जेल और मुल्क बदरी कैसे करा सकता है। और हाँ, तिब की दुनिया का एक बड़ा इनकलाब, बगैर कट लगाए सर्जरी, और पंजाब की नई नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप के बारे में भी जानेंगे। तो आपने जनाब 2 घंटे हमारे साथ रहना है। रिमोट का कोई काम नहीं है, उसे साइड पर रखना है और शो को भरपूर एंजॉय करने के बाद आपने अपना फीडबैक जो है वो हमें देना है। इसमें हम आपका पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह का भी है आप हमारी इस्लाह के लिए उसे ज़रूर दें। बिल्कुल, और हम आपका फीडबैक ज़रूर देखते भी हैं और उसके बाद फिर अपनी इस्लाह करने की भी कोशिश करते हैं। प्रोग्राम का जी बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। ईरान अमेरिका जंग पर अपडेट आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत की आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म करने और जोहरी मामलात को अगले फेज़ तक ले जाने की तजवीज़ से मुतमिन नहीं हुए। और ट्रंप ने अपनी एक AI तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो गन थामे खड़े और पीछे धमाके हो रहे हैं। लेकिन उज़ैर, इस सख्त रवैये की कीमत सिर्फ ईरान नहीं बल्कि आम अमरीकी शहरी भी $8 फी गैलन पेट्रोल की सूरत में अदा $4 से ज्यादा, सॉरी $4 की बात हो रही है। तो ये वाकई अमेरिकन भी बहुत परेशान है, पूरी दुनिया बहुत परेशान है और डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं। हैरत अंगेज वहाँ बात यह कि पेंटागन ने खुद एतराफ़ किया कि अमेरिका के पास ईरान, रशिया और चाइना की जदीद हाइपरसोनिक मिसाइलों का कोई तोड़ ही मौजूद नहीं है। एक तरफ $25 अरब सिर्फ 2 माह में असले पर खर्च हो चुके हैं और दूसरी तरफ ईरान का ख्याल है कि 18 लाख फी डॉलर की तारीखी निचली सतह पर पहुंच गया। जिन्होंने पाकिस्तान में खरीदे थे उनका क्या बनेगा? क्या ये जंग किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगी? तज्जिया करने के लिए जनाब हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान साहब। उस्मान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि ट्रंप फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने में संजीदा नहीं है। ईरानी क़यादत ने भी सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। आपको लगता है कि ट्रंप की दबाव की पॉलिसी असर दिखा रही है? जी डेफिनेटली, जिस तरीके से उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की है उसके मनफी असरात नज़र आ रहे हैं। ईरान की अगर मैं आपको बताऊं, सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि तकरीबन माहाना $13 अरब का उन्हें नुकसान हो रहा है। 18,50,000 बैरल वो पर डे प्रोड्यूस करते थे इस नाकाबंदी से पहले, जो कि अब 5,67,000 बैरल तक आ चुकी हुई है। और नो डाउट ईरान जो है वो हर्ट हो रहा है इस चीज़ से, और वो इसीलिए उन्होंने ये फेज डील ऑफर की थी कि वक्ती तौर के ऊपर आप नाकाबंदी उठा दें, हम भी सेफ पैसेज दे देते हैं यहाँ से, ताकि पूरी दुनिया जो है इसके डिविडेंड्स ले सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अब इसको वेपनाइज करने में जिस तरह कामयाब हुए हैं और जो उन्हें फ़ायदा हुआ है, याद रखें ये अब महाज जो है वो अंदरूनी सतह के ऊपर जो है उन्हें उस तरीके से लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है और उन्हें वो हेडलाइंस मिलने की तवक्को जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने जाके आवाम के सामने खड़े होना, मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोट लेना है। तो ईरान जिस तरीके से सफारती कोशिशें भी उसने तेज़ कर दी है खित्ते के अंदर, तो डेफिनेटली ईरान के जो स्टेक्स हैं
वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर कंप्रोमाइज़ हुए हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर जितने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन की तरफ मामलात अभी भी जाने का खतरा अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, क्योंकि ईरान 2 माह से ज़्यादा इसको सस्टेन नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में वी हैव बीन डूइंग फैंटास्टिक जॉब, क्योंकि हमने ईरान को राहदारी दे दी। आपको खबरों में आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि हमने जो राहदारी दी है उसके तहत तकरीबन 6 जो है वो राहदारी रूट्स जो हैं वो दिए गए हैं उन्हें, ताकि उसकी वजह तहत वो गवादर कराची की बंदरगाहें इस्तेमाल कर सके। मेरे ख्याल में डेफिनेटली अमेरिका की जो आप कह सकते हैं कि उन्हें एतमाद में लिए बगैर ये इतना बड़ा कदम हम नहीं उठा सकते, लेकिन इसके फ्यूचर पोस्ट वॉर सिनेरियो जो है उसके अंदर पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डिविडेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। यही रूट तो हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड आउटलेट बने, जिसके अंदर गवादर पोर्ट जो है वो दोबारा से उसके अंदर अपना सरगर्मियाँ वहाँ पे तेज़ हों, कराची की पोर्ट जो है वो अपना काम करे, और उसके अलावा सेंट्रल एशिया लैंडलॉक कंट्रीज समंदर तक यहाँ पे अरेबियन सी को टच करें। तो मेरे ख्याल में मैं बड़ा खुशाइंद इसको वो समझता हूँ, और पाकिस्तान अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं। अब ईरान के अंदर जो IRGC है उसने और वहाँ की जो मुतल्लिका क़यादत है उसने ये फैसला करना है कि वो न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से किस हद तक लेवरेज दे सकते हैं। देखें, रशिया भी उनकी हेल्प कर सकता है, उन्होंने कहा है वेपन ग्रेनेड हमारे हवाले कर दें। अब लेट्स सी कि किस तरीके से चीज़ पैन आउट होती हैं, लेकिन ईरान के पास टेबल पे ऑप्शन कम होती जा रही है। सही। अच्छा उस्मान साहब, बरतानिया के बादशाह अमेरिका के दौरे पर हैं। कांग्रेस से खिताब में उन्होंने कहा कि जी यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। तो बरतानवी हुकूमत तो ईरान जंग में अमेरिका के साथ नहीं, तो क्या ट्रंप किंग चार्ल्स को ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर राज़ी कर लेंगे? मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। किंग चार्ल्स जो वहाँ पे गए हैं वो ताल्लुकात रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए गए हैं, जो हमने देखा मुकम्मल तौर पे फ्रैक्चर्ड नजर आते हैं इस जंग के अंदर। ये पहली दफा हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में कि अमेरिका को नाटो ने इस तरीके से मुकम्मल आइसोलेट कर दिया। नहीं तो इराक वॉर के अंदर भी वो थे साथ, इनके लिबिया के अंदर अटैक में भी शामिल थे, और अफगानिस्तान के अंदर 21 साल उनके साथ रहे। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक और चीज़ की रिफ्लेक्शन भी करती है कि यूरोप अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करना चाहता है। उन्होंने अमेरिका का रवैया पिछले 1 साल में देख लिया, जिसमें उन्हें ट्रेड के टैरिफ भी उनके ऊपर लगाए गए। और किंग चार्ल्स, याद रखें, उनकी सिर्फ टाइटलर वैल्यू है। वो वहाँ पे सॉवरेनिटी तो क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली पावर एक्सरसाइज नहीं वो कर सकते। उसके बावजूद उनका इस महाज के ऊपर जाके नाटो की बात करना अनप्रेसिडेंटेड है। जो बरतानिया की सियासी तारीख है उसके अंदर 1689 के बाद से वो सियासी मैदान के अंदर किसी भी तरीके की तबाज़माई नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है उसकी हमायत उन्हें मुयस्सर थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बात की। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मेरे ख्याल में कनिंग आदमी है, ग्रज पालते हैं। वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि नाटो ने जिस तरीके से 40 दिन में उन्हें ह्यूमिलिएट किया है, अगर कोई मौका ऐसा बना तो वो उस चीज़ को जो है किसी सूरत के अंदर हाथ से जाने नहीं देंगे। और उसकी बड़ी एग्जांपल है 20 नवंबर को मियामी में फ्लोरिडा के अंदर G20 का समिट हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने 23 तारीख को दावतनामा मॉस्को भिजवा दिया हुआ है, जिसके ऊपर काफी एहतजाज किया यूरोप ने कि हम इनके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप भी आप जो है वो इनफरादी तौर के ऊपर अमेरिका के इंटरेस्ट को देख रहे हैं, और वो पहले भी ऐसे ही देख रहे थे। अदरवाइज वो नाटो को जिस तरीके से उनकी स्कूलिंग क्लास करते थे जाके, आपको अच्छी तरह पता होगा। बिल्कुल नाटो की क्लास कर रहे हैं उस्मान साहब, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर रशिया के अंदर उन्होंने मॉस्को में दावतनामा भी भिजवाया है। ये भी बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू हुई है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, जहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के हवाले से बातें हो रही हैं, विक्ट्री डे परेड के हवाले से, वहीं पर हम ये भी सुन रहे हैं कि बाज़ तज्जियाकार ये कोट कर रहे हैं कि जनाब पुतिन की जानिब से बाकायदा धमकी दी गई है ट्रंप को ईरान के मामले पर लेकर। ये बता दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये धमकी दी गई है या फिर हकीकत से आश्कार किया गया है, आशना करवाया गया है कि डायनामिक्स वहाँ पर ये हैं, अगर आपने दोबारा वहाँ पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई बमबारी या जंग छेड़ी तो उसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये हमारी विशफुल थिंकिंग हो सकती है कि पुतिन जो है अपने मुफाद को पीछे करके इस तरह की धमकी देंगे कैसे वक्त में जब अमेरिका उनकी गेम ही खेल। क्योंकि देखें, अमेरिका तो कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, उन्हें नाटो के अंदर है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी पिछले 1-1.5 साल में जब से उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है अगेंस्ट पुतिन। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई धमकी दी है। देखें, जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं इसमें ज़ाती मुफाद, इस जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो हर कंट्री का बड़ा मैटर करता है। हमने तो कोई ऐसी जॉइंट डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट नहीं सुनी है, लेकिन हाँ उन्होंने, मुझे लगता है डेफिनेटली उन्हें बताया होगा कि 40 दिन की वॉर के बाद आप दफाई जो हरबा आपने इख्तियार किया था उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आप कोई चीज़ ले सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें टेम किया जा सकता है, उन्हें थ्रेट नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वो मूव्स और घोड़े हैं कि वो पर्सनल होके इस वॉर के अंदर यूक्रेन की साइड ले सकते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूक्रेन का कजिया हल होगा उसी उसूल के तहत जो मॉस्को कहता है कि 19% यूक्रेन मॉस्को का, उसके बाद मुज़ाकरात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप तो मॉस्को को टफ टाइम उस तरीके से दे नहीं रहे। इसी डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे महीने के लिए फिर उन्हें वेवर दे दिया कि आप तेल मार्केट में बेचें, और वो तेल जिस कीमत पे बेच रहे हैं उसकी वजह से वो जंग तेज कर चुके हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है, और अगर होगी भी तो याद रखें उस सतह के ऊपर जो है दोस्त धमकी नहीं चलती। मुझे लगता है उन्होंने उन्हें इदराक जरूर दिलवाया होगा इस चीज का जी। कि इस जंग से निकलने के लिए हम आपको रेस्क्यू कर सकते हैं, Right. मुज़ाकरात के अंदर हम अपना लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारी मेरे ख्याल में ख्वाहिश हो सकती है। सही। अच्छा उस्मान साहब, अगर हम ईरान की बात करें और मुआशी तौर पर देखें तो हालात ईरान में भी ठीक नहीं है। ईरानी रियाल 18 लाख फी डॉलर तक गिर चुका है। तो क्या मुआशी तबाही तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए काफ़ी है, या ये अवाम को हुकूमत के मज़ीद करीब कर देगी? मेरे ख्याल में अवाम जो है वो तो हुकूमत के करीब है ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर जो है IRGC को लेके वहाँ की जो क़यादत है वो समझ रही है इस चीज़ को कि हम उस तरीके से वॉर में जो हासिल कर सके हैं वो यहाँ पे लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली हर्ट नहीं हो सकते, उनका लेवरेज नहीं है। सफारती सतह के ऊपर वो काफ़ी हद तक जो है वो तन्हाई का शिकार है। $120 जो है फी बैरल हो चुका है। उसकी वजह से जो यूरोप है वो भी ईरान को कसूरवार ठहराता है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ईरान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर लेने की बात कर रहा है, लेकिन अब अमेरिकन इस गेम को जो है समझ चुके हुए हैं कि बगैर कोई खून बहाए, कोई पैसा बहाए, हम इस एरिया को जो है वो चोक कर देंगे, और बदले में ईरान जो है हमें कुछ कंसेशन देगा। देखें ईरान की तरफ से ऑफर की गई है कि हम जंग खत्म कर देते हैं वक्ती तौर के ऊपर, और आप नाए हुर्मुज़ को खोल देते हैं, बदले में आप हमारे एसेट कुछ रिलीज कर दें और नाकाबंदी हटा दें। तो अब ईरानियंस को देखना, इसीलिए आप देखें कि उनकी सफारती सरगर्मी इतनी तेज़ है कि वो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से बात कर रहे हैं, मिस्र के, तुर्की से, और जिस तरह ओमान में गए 48 घंटों में पाकिस्तान को 2 दफ़ा टच डाउन किया। तो अब ये तेहरान को सोचना है कि वो क्या चीज़ उन्हें ऑफर कर सकते हैं अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रंप याद रखें, अगर कुछ यहाँ से उठाने में कामयाब रहे तो मिड टर्म इलेक्शन के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त डिप जिसमें आया हुआ है। और याद रखें एक और बात, अमेरिका जो है वो दोबारा वॉर में नहीं जाना चाहता और ईरानियन भी नहीं जाना चाहते, ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस है। और 1 मई को 60 दिन पूरे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अकॉर्डिंग टू द लॉ सिर्फ 60 दिन तक किसी मुल्क के ऊपर जंग वेज कर सकते हैं। उसको कंटिन्यू करने के लिए उन्हें दोबारा से जाना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा कांग्रेस का। और वो 73 के एक्ट के तहत आपने देखा होगा कल पीट हेग्सेथ की 6 घंटे की जो रिगरस किस्म की आर्म सर्विसेज कमेटी के अंदर कन्फ्रंटेशन हुई, के अंदर जो है वो सवालात का जवाब उतना तसल्ली बख्श नहीं दे पाए कि आपको 1.5 खरब जो ट्रिलियन डॉलर का बजट जो है वो क्यों दिया जाए एक ऐसे वक्त में जब हर अमरीकी $600 जो है इस वॉर के अंदर उस पे उसका ज़ाती नुकसान हुआ है, और उल्टा वो जो आपने बताया पर बैरल जो है $4 पे चला गया हुआ, उसके अंदर उनके मुफाद जो है हर्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप वॉर की सूरत में तो वापस नहीं जाना चाहेंगे, वॉर के अंदर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, लेकिन वो नाकाबंदी को वेपनाइज करने के अंदर मुझे लगता है थोड़ा और तूल देंगे ताकि इसी चीज़ को वो जब पब्लिक में जलसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उस्मान साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि वो सिर्फ जो हासिल करना चाहते हैं वो अपनी जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है अब दोबारा से उसको गेन करना चाहते हैं, और इसलिए वो ईरान को शायद इसलिए ये कह भी रहे हैं कि आप हमारी विक्ट्री जो है वो डिक्लेयर कर दें और ये आप तस्लीम कर लें कि जनाब हम जीत चुके हैं, तो ये सारे मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो लेट्स सी ईरान इसको किस तरह से हैंडल करता है। थैंक यू सो मच उस्मान साहब आपके वक्त के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका, जहां पर हम देख रहे थे कि जंग की बातें हो रही हैं, तो कल के रोज़ जो अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी हैं अपने जनरल के साथ वो पेश भी हुए कांग्रेस की आर्म कमेटी के सामने, और फिर वहाँ पर बड़े सख्त सवाल जो हैं वो उनसे हुए। 6 घंटे का ये सेशन था जो कि किया गया, क्योंकि पहले से ये बात हो रही थी कि कांग्रेस की मंजूरी जो है वो इस वॉर के लिए लाजिम है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल नहीं की है। और अब रशिया और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का मामला भी हल होता हुआ नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1.5 घंटा तवील टेलीफोनिक रब्ता जो है वो हुआ है, और जो रूसी सदर पुतिन है उन्होंने भी अपने जो शराइत हैं वो सामने रखी हैं, और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। तो उम्मीद है कि ईरान अमेरिका की वॉर का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सीज फायर चल रहा है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर जो है शायद वो विक्ट्री डे के मौके पर, रशिया के विक्ट्री डे के मौके पर उसका कोई ना कोई महाम हल निकल आएगा, कोई हल निकल आएगा। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ओवरऑल हर चीज़ का हल निकले, क्योंकि मईशतें तबाह हो रही हैं, और अगर प्राइस इस तरह ही पेट्रोल के महंगे होते गए तो ना अमेरिकन अफोर्ड कर सकते हैं, खिते में कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अमन यही हम तो अफोर्ड कर ही नहीं रहे हम तो कुछ भी अफोर्ड नहीं करें, लेकिन यस हम बस दुआ कर सकते हैं, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे बस में यही है।
तो बेहतर तो यही है। और अब उज़ैर एक खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो अक्सर यही है माहम के आपको पता है हम अक्सर गिला करते हैं कि हमारे यहाँ लैब टेस्ट का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है जो वर्ल्ड लेवल का हो या आलमी दुनिया से हम पीछे हैं। लेकिन आज हमें फ़ख्र भी हुआ कि आप तसव्वुर करें जब आप किसी मेडिकल स्टोर से अद्वियात ख़रीदते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है ट्रस्ट, और आज उसी एतमाद पर आलमी मोहर लग गई है। कराची की सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब को आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने तस्लीम कर लिया है। आलमी इदारा सेहत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के नाम लिखे खत में पाकिस्तान को CDL कराची की प्री क्वालिफिकेशन से आगाह किया है। खत में कहा गया कि CDL के टेस्टिंग स्टैंडर्ड WHO के उसूलों के मुताबिक है और ये महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है बल्कि जनाब ये इस बात का सबूत है कि अगर हम ठान लें तो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ का मयार भी जिनेवा या न्यूयॉर्क से कम नहीं। बिल्कुल उज़ैर, और सच्ची बात तो ये है कि ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे ड्रैप की वो इस्लाहात हैं जिन पर आलमी टीम ने जनवरी में आकर बारीक बीनी से मुआयना किया था और आपसे एक तरह का इम्तिहान ही आप इसे समझ लें जिसमें हमारी लैब जो है वो एजाज़ी नंबरों के साथ पास हो गई। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जानते हैं कि क्या है, तो वो ये है कि जब आलमी मार्केट में हमारी रैंकिंग बेहतर होगी तो दुनिया भर के ममालिक हमारी अद्वियात पर आंखें बंद करके भरोसा करेंगे और इससे न सिर्फ मुल्क में ज़र मुबादला आएगा बल्कि आम आदमी को भी ये इत्मीनान होगा कि जो उसे दवा मिल रही है वो दुनिया के बेहतरीन उसूलों के मुताबिक टेस्ट की गई है। तो जनाब ये सिर्फ एक लैब की जीत नहीं हुई बल्कि पूरे पाकिस्तान की सेहत और मईशत की जीत है। तो दवाएं आ रही हैं तो आप तसल्ली रखें कि एटलीस्ट ठीक है, टेस्टेड है। बिल्कुल जी। और एक बात आपको ये बताएं कि क्या आपको भी कैलेंडर पर लाल निशान देखकर वही खुशी होती है माहम, आपको भी होती है जो बचपन में स्कूल की छुट्टी पर हुआ करती थी? यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो फिर आप तैयार हो जाएं क्योंकि आने वाला जो महीना है मई का आपके लिए खुशियों के साथ साथ छुट्टियों का पैकेज लेकर आ रहा है। हमारे लिए मतलब तसव्वुर करें कि महीने का आगाज भी छुट्टी से है, इख्तिताम भी छुट्टी पर है और अच्छा। सोशल मीडिया पर तो धूम मची हुई है कि मई में 11 नहीं 19 छुट्टियां हो सकती हैं। ये सुनकर ही जनाब लोगों की आधी थकन उतर जाती है। 1 मई को योम मजदूर है और उसके साथ ही हफ्ता इतवार मिलाकर आपको जनाब पहले ही हफ्ते लॉन्ग वीकेंड का तोहफा मिल रहा है। इसके अलावा हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम की वजह से कई दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम होता है जिसे हम पाकिस्तानी अमलन छुट्टी ही मानते हैं, यानी जुमे के बाद नहीं आना, कोई काम नहीं करना। तो माहम क्या ख्याल है इस बार मई में काम कम और आप लोगों को पिकनिक पे जाता हुआ ज्यादा देख रही हैं? लोगों को देख रही हूँ इसलिए तो आपको मैंने जिक्र नहीं किया। लग तो ऐसा ही रहा है कि असल जो सस्पेंस तो मई के आखिरी अशरे में है जहाँ ईद उल अज़हा जो है वो तशरीफ ला रही है और अगर 17 मई को चांद नजर आ गया तो 27 से 29 मई तक ईद की रौनकें होंगी और अगर कैलेंडर ने थोड़ा साथ दिया तो ये ब्रेक जो है वो 5 दिन तक भी जा सकती है। और भाई अगर हुकूमत ने कहीं 25 मई की एक इजाफी छुट्टी दे दी तो फिर तो पूरे हफ्ते की मौजें हैं। लेकिन जहाँ तलबा और मुलाजमीन बहुत खुश हो रहे हैं वहीं कारोबारी जो भाई हैं वो थोड़े परेशान भी हैं क्योंकि इतनी छुट्टियों में काम कैसे चलेगा। पर खैर मुआशी असरात अपनी जगह है लेकिन आवाम के लिए ये ज़हनी सुकून का एक ज़बरदस्त मौका है। तो अभी से जी आप टूर्स जो हैं वो अपने प्लान कर लें, ऐसा ना हो कि सब बुकिंग होटल्स जो है वो और टूर आप प्लान करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलाकर आप करें क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है जनाब और मजीद महंगा हो सकता है कल के रोज़। तो आपने करना ये कि जनाब ताकि अमेरिकन सिस्टम आप ज़्यादा कर सके ना, दोस्त यार जितने भी लोग जाना चाह रहे हैं तो मिलजुल के एक बड़ी गाड़ी कर देखें। वहाँ पेट्रोल बचाना चाहिए, किफायतशारी मुहिम चल रही है। सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं मई में, हम अभी चलते हैं ब्रेक हमारे पास यही ऑप्शन है। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और उज़ैर आपने कभी नोट किया है कि जैसे ही पारा 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है लोगों के मिजाज में तलखी भी उतनी ऊपर जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको देख के अंदाजा हुआ है मुझे। अच्छा मैंने ऐसा क्या किया है आपको तो मैं बहुत हैप्पी एनर्जेटिक मिली हूँ, आप तो खुश होना चाहिए। आप तो माशाल्लाह हशाश बशाश आज मॉर्निंग गुड हुई है, कल तो आप ऐसे ही उदास बैठे हुए थे, मैंने देख लिया था आपको। देखे ना तन्हे तनहा हाथ संभालना हो तो तो खैर जरा सी बात पर देखे चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। कल एक छुट्टी क्या कर ली ज़रा आज चिड़चिड़े हो गए तो थकन फील होती है, ऐसा लगता है जैसे जिस्म की सारी एनर्जी निचोड़ ली गई। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो हम अक्सर कुछ जी ठंडा पीकर प्यास वगैरह बुझा लेते हैं कि भाई ठंडे मशरूबात पी लिए या आइसक्रीम खा ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी प्लेट में मौजूद ग़िज़ा ये तय करती है कि आप जो है इस लू को या तपिश को
बर्दाश्त कर सकते हैं इसका मुकाबला, कितनी बहादुरी से करेंगे या नहीं करेंगे, ये ग़िज़ा तय करती है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और इस मौसम में बहुत लाइट रहना, सही ग़िज़ा का इंतखाब ही हमें एक्टिव रख पाता है। लोग पूछते हैं कि समर डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, कौन सी जादुई ग़िज़ाएँ हैं जो वज़न को घटाएं भी, आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास भी दें। तो इन तमाम सवालों के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत इशल साहिबा। इशल, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जानना आपसे ये चाहेंगे कि ये जो गर्मी है ये हमारे मूड को इतना ऑफ क्यों कर देती है? क्या इसका ताल्लुक हमारी डाइट से तो नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, गर्मी का ताल्लुक तो ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो हमारी डाइट ऑल्टर होती है। ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी भूख जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है और जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो हमें ज़्यादा आने लग जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी जो है वो ज़ाहिर है जब हम खाना खाते हैं तो थर्मोजेनेसिस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऑलरेडी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इतनी हीट होती है, समर्स में 50+ टेम्परेचर जाएगा इस दफ़ा, और उसके बाद फिर आपके इंटरनली भी जब आपकी बॉडी थर्मोजेनेसिस करती है तो हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी हंगर जो है वो बहुत कम हो जाती है, भूख की फीलिंग बहुत कम हो जाती है। तो मौसम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इस चीज़ पे कि आप खा रहे हैं कि नहीं। जैसे हम ठीक। विंटर्स में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर बाद स्नैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि दिल कर रहा होता है। लेकिन समर्स में ऑन कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली पाकिस्तानी खाने यानी कि जो हेवी खाने होते हैं वो खाने को दिल नहीं करता, उनका दिल करता है कोई लाइट सैंडविचेस हों, कोई लाइट सा सैलेड हो, तो इस तरह की चीज़ें जो नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली हो, तो वो चीज़ें खाने को दिल करता है जिससे स्टमक इतनी हीट ना प्रोड्यूस करे। सही। अच्छा इशल, यही शिकायत तो होती है कि भूख नहीं लग रही है या अगर लग भी रही है तो दिल करता है कि बस आप ना हल्का-फुल्का कोई खाना खाएँ, लेकिन उसमें भी हम हल्के-फुल्के में फिर स्नैकिंग कर लेते हैं या जंक फूड खा लेते हैं। वो कितना हार्मफुल होता है गर्मियों में ख़ास तौर पे? अच्छा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है क्योंकि ये वाली चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं आपको। गर्मियों में क्योंकि एक तो आपका इंटरनली थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है थर्मोजेनेसिस के थ्रू भी, और वैसे भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमें बड़े मसले और मसाइल आते हैं। उसमें एक स्किन पे आप देखेंगे लड़कियों को एक्ने बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। उन्हें लगता है कि समर्स में ही हो रही है, लेकिन समर्स में इसलिए हो रही होती है क्योंकि उनके डाइट्स में एम्पल वाटर नहीं है, एम्पल रिहाइड्रेशन के सॉल्यूशंस नहीं है। उससे क्या होता है कि हम खाना तो खा रहे हैं, थर्मोजेनेसिस भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि एम्पल पानी नहीं था हमारी डाइट में तो हमारी एक तो स्किन पे नजर आएगा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जाता है क्योंकि पानी का कंटेंट अच्छा नहीं होता और समर्स में खाने को दिल नहीं करता। तो जब खाएंगे सही। नहीं तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और जनरली मीट खाने को दिल नहीं करता, तो मीट से ही बालों की हेल्थ मेंटेन होती है। तो एक ये भी बड़ा मसला सामने आता है। फिर तीसरी चीज है चैप्ड लिप्स होते हैं या फिर बहुत ज्यादा सिवियरली डिहाइड्रेटेड फेस, यानी कि आपके स्किन पे डिस्कलरेशन हो जाती है, आपके लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, जुबान ड्राई हो जाती है, और एक पॉइंट आता है कि नोज से ब्लड भी आने लग जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि एक तो बहुत ड्राई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बहुत एक्सट्रीम हीट, और उसके अलावा पानी का ना पीना। तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मौसम में। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती होती हूँ कि एक बॉटल होती है, डिफरेंट वैसे बॉटल्स होती हैं, अगर तो आप पानी के अपने रख सकते हैं कि आपने इतना पानी इतने इंटरवल्स के बाद पीना है, तो आप नॉर्मली अपना जो पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं किया जा रहा, आप 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं या फिर आपकी कुछ रूटीन इस तरह की हेक्टिक है, तो एक बॉटल्स होती है इंडिकेटर्स के साथ। उसमें ये होता है कि उसमें 1.5 लीटर वाला वर्जन भी होता है, 2.5 लीटर वाला वर्जन भी होता है। वो इसलिए लेने को सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज उसके अंदर मार्किंग्स होती हैं, यानी कि 8 AM आपने पानी पीना है, अब 9 AM आ गए तो पानी पीना है, अब फिर 10 AM आ गए तो पानी पीना है। इस तरह एवरी आवरली इंटरवल्स के बाद वो बॉटल आपको रिमाइंड करवाती है। उसको लेने का मकसद ये होता है कि जो लोग पानी वैसे नहीं पी रहे और भूल जाते हैं, एट टाइम्स बिजी रूटीन में, एसीज में हैं जी। हम भूल जाते हैं, तो उस तरह के लोग जो हैं वो इन बॉटल्स बिल्कुल को इशल, देख और के फिर एक रात में रिमाइंडर सोचते होते हैं कि आपने आज हमने पानी कितने पीना है। गिलास पानी जो है वो इनटेक किया है। ये बिल्कुल इस तरह की बॉटल्स जो है मार्केट में दस्तयाब हैं ओवर द काउंटर, जो कि आपके लिए बड़ी सहूलत है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि गर्मियों के लिए एक आइडियल डेली डाइट प्लान क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेसिपी, लेकिन आप हमें सुबह से रात तक जो है वो डाइट प्लान ज़रूर बताएं, ऑप्शंस बताएं, ताकि हम इस समर के अंदर ऐसी डाइट भी ले सकें लाइट, और ख़ुद भी जनाब हम एक्टिव रह सकें। बिल्कुल, समर्स में डाइट प्लान थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है। विंटर्स में तो हम पराठे भी खा रहे होते हैं और हमें बहुत मजा आ रहा होता है, वही गरम गरम क्रिस्पी पराठे
लेकिन उसमें ये होता है कि समर्स में हमें थोड़ा सा डाइट को ऑल्टर करना चाहिए। अब इसमें है कि मॉर्निंग टाइम में एक तो मील प्रेप में टाइम भी कम होता है, और दूसरी बात है हमें कोई कूलिंग चीज़ें चाहिए जो हमारे गट को भी ठंडा रखे, तो उसमें चिया सीड पुडिंग जो है वो आप इस्तेमाल करें। उसमें यही होता है कि चिया सीड्स होते हैं, ओवरनाइट उसको सोक करें, उसके बाद फिर सुबह उठ के उसमें दूध डालें। कभी भी दूध में चिया सीड सोक ना करें, बिकॉज़ वो दूध के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सोक कर लेंगे। फिर उसके बाद आप सुबह उसमें दूध का पोर्शन डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट जो भी सीज़नल हो, मैंगो भी हो सकता है, पीच भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, ये सब फ्रूट्स आप ऊपर डाल के उसपे थोड़ा-सा हनी ड्रिज़ल करके ये आप सुबह के टाइम कंज़्यूम कर सकते हैं। इसको लेने का मकसद ये कि एक तो सारा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा, दूसरी बात है जो आपका गट जो है ना, जब बहुत ज़्यादा होती है ना कि हम फ़ील करते हैं कि बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, तो उसको बड़ा ख़त्म करता है ये। न्यूट्रिएंट से एनरिच्ड है, तो एक तो बड़ा अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद ये है कि स्मूदीज़ इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। तो नाश्ता हो गया, स्नैक के टाइप में स्मूदीज़ इनकॉर्पोरेट करें, जिसमें वाटरमेलन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा जी। है। तो वाटरमेलन की स्मूदी थोड़ा-सा पानी का कंटेंट डाल के उसको ऑब्वियसली ब्लेंड करके आप कंज़्यूम करें, तो वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है। उसके अलावा मिंट मार्गरीटा का शुगर फ्री वर्ज़न जो कि बगैर ड्रिंक के होता है, वो बना के पिएँ, बल्कि उसकी बॉटल्स ही बना के रख लें। वो आपको बहुत ज़्यादा रिहाइड्रेट करेगा, कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। इसी तरह इस जो दोपहर का टाइम है उसमें भी कोशिश करें कि कुछ बहुत ज़्यादा ओवरली फ्राइड या ओवरली स्पाइसी फूड आपने नहीं खाना। आप कोशिश करें कि नॉर्मल जो रैप्स होते हैं, रैप्स कंज़्यूम कर लें। उसके अंदर वेजिटेबल्स का पोर्शन आपने ज़रूर डालना है। विंटर्स में एट टाइम्स हम क्विट भी कर देते होते हैं, लेकिन समर्स में मेक श्योर कि सैलेड का अच्छा पोर्शन आप खाएँ। लेकिन समर्स में एक और भी चीज़ इंश्योर करनी है कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने उसे प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेट या फ्रिज में रख के उसको फिर यूज़ करें। कभी भी आप उसको एक्सपोज्ड एरिया में मत रखें जहाँ वो खराब हो और वो फिर फूड पॉइजनिंग करता है। इस तरह ही अगेन अगर बात की जाए कि लंच के बाद जो है वो अगेन आप कोई भी फ्रूट का पोर्शन ले सकते हैं। सही। अब इसमें फ्रूट्स भी आपने वो कंज्यूम करने हैं समर्स में जो वाटर बेस्ड है, यानी मेलन या फिर स्ट्रॉबेरीज भी अब थोड़ी बहुत अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। बेरीज किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। फिर तरबूज आप ले सकते हैं और खरबूजा ले सकते हैं। ये सब फ्रूट्स जो है वाटर बेस्ड होते हैं, इनमें पानी का बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तो ये सब फ्रूट्स रिकमेंडेड होते हैं समर्स। तो ईशल, जैसे आपने तरबूज की बात की और आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है, तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि सुबह में सिर्फ तरबूज का नाश्ता कर लिया है और फिर बस पूरा दिन कुछ नहीं खाना, वो वज़न भी कम रहे और किसी ना किसी तरह हम जी हेल्दी भी रहें कि हम हेल्दी खा रहे हैं। लेकिन फिर ये है कि वो पूरा दिन तरबूज साथ नहीं देता, फिर आप बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह के तरबूज वाटरमेलन डाइट्स बहुत फेमस हुई थी वेट लॉस के लिए, लेकिन ये बहुत अनहेल्दी डाइट है। उसमें ये कि तरबूज इसीलिए एम्पल है कि एक तो वो फ्रूट है, उसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स नहीं है। दो उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं, लेकिन वो सारी जितने भी हम जैसे फॉर एग्जांपल रोटी चावल हम दाल सब्जी से जो लेते हैं उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है वो। तो ये होता है कि और इसमें फाइबर नहीं है। तो अगर आप सिर्फ वाटरमेलन लेते तो एक तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, एक दो दिन तो आप सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन कुछ एक पॉइंट के बाद आप फेंट होने लग जाएंगे। आप देखेंगे बॉडी में एनर्जी नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज भी आपसे नहीं की जा रही, तो वाटरमेलन डाइट बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है और एम्पल नहीं है। हमने कभी भी एक फ्रूट या सिंगल फ्रूट के साथ सारा दिन नहीं गुजारना, जिस तरह और भी वाटरमेलन डाइट के अलावा डाइट्स है, बनाना डाइट है और एक सिंगल फ्रूट खाने लग जाते हैं और सारा दिन वही खाना है, तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रोटीन ना लें, उसको आप मिस कर दें, आप कार्ब्स जो हैं उनको भी बिल्कुल ही ज़िंदगी से कट ऑफ कर दें और आप फाइबर भी निकाल दें और सिर्फ फ्रूट पे ही आप रिलाई करें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा इशल, हमें ये भी बता दें लास्टली, जिस तरह से आप बात कर रही थी कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा वाकई दिल करता है कि आप खाने खाएँ, हैवी खाने भी खाएँ, निहारियाँ खाएँ, पाए खाएँ, लेकिन गर्मियों में ऐसा आपका कोई दिल नहीं कर रहा होता कि आप इस तरह की चीज़ें खाएं। तो अगर हम कंपैरिजन करें, गर्मियों में ज़्यादा आपका वेट बढ़ता है या सर्दियों में? अच्छा, सर्दियों में हम वेट गेन कर लेते हैं, बिकॉज सर्दियों की डाइट्स भी उस तरह की रिच होती है। नट्स हम बहुत ज्यादा खाते हैं और हम नट्स को पोर्शन के हिसाब से नहीं खा रहे होते, हम अपने पेट को देख के खा रहे होते हैं और सैटिस्फैक्शन लेवल को देख के खा रहे होते हैं। हम एट टाइम सिर्फ पेट भर रहे होते हैं नट्स से। लेकिन समर्स में क्या होता है कि हमारी डाइट्स बहुत डिफरेंट हो जाती है। हम लाइट मील्स प्रेफर करते हैं, कोशिश करते हैं सैलेड खा लें, दही खा लें या कुछ इस तरह के फूड्स जो कूलिंग इफेक्ट दें, तो इसमें हमारा वेट कंपैरेटिवली विंटर्स के निस्बत कम हो रहा होता है क्योंकि हम इतना ज्यादा खा नहीं पाते। सही, बहुत शुक्रिया ईशल आपके वक्त का। और वाकई ऐसा होता है कि सर्दियों में खाने का बहुत दिल करता है और हम हैवी नाश्ते भी कर रहे होते हैं, डिनर भी ऐसे दबा के खा रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों में वाकई बिल्कुल दिल नहीं करता और तभी जब खाया नहीं होता तो इंसान चिड़चिड़ा भी होता है और जो सामने आ रहा होता है दिल करता है बस एक थप्पड़ मार दे। मौसम या मूड की तब्दीली ऐसी होती है। लेकिन यस, आपको हेल्दी खाना चाहिए। आप गर्मियों में खा रहे हैं, सर्दियों में खा रहे हैं, अपने मौसम को देखकर उस हिसाब से खाएंगे
तो हेल्दी भी रहेंगे और वजन भी और मेंटेन। माम के मशवरे पे अगर आपने अमल करना है तो अपनी जिम्मेदारी पे करना है और ये सोच के करना है कि आपकी इंश्योरेंस है या नहीं है, क्योंकि जब आपका दिल ये कर रहा होगा तो अगले का दिमाग कुछ भी कर सकता है। तो मेरा तो यही मशवरा है। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हम उज़ैर जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी रिश्ता निभाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ माननी पड़ेगी, कुछ मनवानी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी हम रिश्ता निभाते निभाते समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि खुद को इग्नोर कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। और जैसे ही हम रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं या सामने वाला ये समझ रहा होता है कि वो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, हम समझ रहे थे हम उनसे मोहब्बत करें, मोहब्बत की खेल में दरअसल ज़हनी कैदी बन जाते हैं। और जहाँ हर रोज़ आप अपने ही वजूद की सफाइयाँ दे रहे हों, कभी सोच रहे हों और कभी कोई ना कोई बाउंड्री सेट करनी पड़ जाए, समझौता करना पड़ जाए और समझौता भी करते करते आप खुद ख़त्म हो रहे हैं और ज़हनी अजियत का शिकार हो जाएं और जब बार बार आप मुआफ़िया मांगते रहें तो फिर आप समझ नहीं पाते कि ये मोहब्बत है, ये क्या है, मैं रिश्ता निभाऊं कि ना निभाऊं, इसी कश्मकश में रहते हैं। बस मुख्तसर ये कि इस खेल में अना का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और आज की ज़ुबान में अगर हम देखें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप पे से कहा जाता है खामोश जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला करता है। हम अक्सर मोहब्बत के नाम पर अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा कर बैठते हैं। उन खामोश ज़ख्मों की कहानी समझने और उस दलदल से निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए हम कोशिश करेंगे आज में कि इस पर डिस्कशन की जाए। माहिर नफ्सियात आमिर हाशिम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आमिर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आमिर, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को टॉक्सिक रिलेशनशिप की सादा तारीफ समझा दें ताकि अगर वो भी कुछ इस तरह का फेस कर रहे हैं तो उन्हें भी वो रेड फ्लैग्स जो हैं वो नज़र आ जाए। अच्छा, मैम ने जैसे कि बात की कि हम रिलेशनशिप में माफिया और इस तरह के रिलेशनशिप में चलते चलते अपने आप को बहुत पीछे ले जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसमें जो अब्यूज़र होता है, जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बना रहा होता है और किसी को रिप्रेस कर रहा है, तो वो कंट्रोलिंग हो जाता है। उसको सबसे ज़्यादा पावर चाहिए कंट्रोलिंग की। अब कंट्रोलिंग किस किस्म की वो कर रहा है? कंट्रोलिंग कर रहा है वो आपको फियर क्रिएट करके, आपको आइसोलेट करके, आपके लोगों से, आपके फैमिली मेंबर से और आपके लेन देन से। फिर वो आपको हर चीज़ पे बुरा महसूस करवाएगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि शायद आपको कोई चीज़ है ही नहीं, या आपके जो फैसले, आपके जो मशवरे हैं या आपके जो ख्यालात हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये एक दफ़ा नहीं होता कि कभी कोई गुस्से में था तो हमने घर गए, कभी किसी वजह से तो हमने कोई गुस्सा किया या हो गया। ये एक पैटर्न है। कभी वो गुस्सा करेगा, फिर वो माफ़ी मांगेगा, फिर वो दोबारा गुस्सा करेगा, फिर दोबारा माफ़ी मांगेगा। ये एक विशियस साइकिल है कि एक से बाद दूसरा, फिर तीसरा। और ये नहीं कि कभी महीने बाद होगा, कभी साल बाद होगा। ये टेन्योर बार बार हर रोज़ हो रहा होगा या हर 2 दिन बाद हो रहा होगा या हर 3 दिन बाद होगा। लेकिन ये एक साइकिल है जिसमें से अगला बंदा जो फंस चुका है वो हमेशा माफ़ी तलाफ़ी के चक्कर में होता है कि मुझे शायद माफ़ी मिल जाए, और वो हमेशा ये डर में होता है कि कहीं मेरे से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए, कोई ये ऐसा मेरा कोई अमल ना हो जिससे ये फेंड हो जाए, अब्यूज़र जो है वो फेंड ना हो जाए। तो हमेशा दूसरा पर्सन जो विक्टिम होता है वो माफ़ी तलाफ़ी में पड़ा रहता है और भाग दौड़ में होता है कि इसको मैं राज़ी कर लूँ, इसको मैं खुश कर लूँ किसी भी तरीके से। और ये जो साइकिल है इससे निकलना उन बंदों के लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे पास अक्सर लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर लोग आते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हम इस टाइम अब्यूज़ हो रहे हैं। exactly. वो हमारे पास आते हैं, जी मुझे एंजाइटी है, मुझे बेचैनी रहती है, मैं जब घर में जाती हूँ, घर में जाता हूँ, मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है, मेरे से बात नहीं होती, मैंने खाना बनाना हो मेरे से खाना नहीं बनता, मैं ऑफिस जाऊँ तो मेरे जहन में ख्यालात घर के रहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के साथ है, एक के साथ नहीं है। तो वो जब इस परेशानी में होता है तो इसका मतलब है कि पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, लोग कहते हैं कि हमें एंजाइटी है, लेकिन अक्सर औकात जब हम उन्हें डिग ऑन करते हैं, उनकी काउंसलिंग में जब वो हमारे पास आते हैं तो हम पूछते हैं, हिस्ट्री टेकिंग होती है, तो पता लगता है कि असल में वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुआ। राइट। और डोमेस्टिक वायलेंस में अक्सर लोगों को निकालने के लिए आपको किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ती है। इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है तो वो उस टाइम जो अब्यूज़र है वो बड़ा एक कंट्रोलिंग फिगर में ये भी करता है कि उस कमरे, उस घर की चारदीवारी से वो बात को बाहर नहीं जाने देते। आपको किसी की हेल्प सीख करने के लिए वो नहीं जाने देंगे, ना आपको किसी की हेल्प लेने देंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब मैं अब्यूज़ हो रहा हूँ, मैं जब किसी की हेल्प सीख नहीं करूँगा तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरी स्पेस क्या है। और जो अब्यूज़ हो रहा है उसको ये भी नहीं पता होता कि दरअसल वो खुद भी बीमार हो रहा है,
दुरुस्त। वो जहनी बीमारी का शिकार हो रहा है। ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया। अच्छा आमिर, ये क्या सिचुएशन होती है? समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई इंसान बहुत 10 on 10 भी होता है, मतलब ठीक है। अपने आप में वो खुद पसंद है या परफेक्ट है, लेकिन सामने वाला उसको उसी जगह पे हिट करे कि नहीं तुम नहीं हो। जी। और अब्यूजिव इस तरह से भी होते हैं कुछ लोग कि उनके रेड फ्लैग्स नजर ही नहीं आ रहे, तो नजर वो ही नहीं कैसे आ- पता लगता असल में जो अब्यूज़र है वो हमेशा खुद, उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है, वो ये है कि वो खुद इनसिक्योर है। है? ओके। अब्यूज़र खुद इनसिक्योर है, तो वो हमेशा अगले में कोई ऐसा पेंचिंग पॉइंट, ऐसा वो कहते हैं ना नब्ज पे हाथ रखना, या ऐसा कोई चीज़ वो ढूंढ रहा होता है कि इसका मिले। और अक्सर औकात कोई जी। बड़ी बात नहीं बड़ी बात होती, लोगों को नहीं पता लगता कि यार ये मैं आज अब्यूज़ हो रहा हूँ या मैं अब्यूजिव रिलेशनशिप में आ चुका हूँ। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे, जैसे कि वो आपको कहेगा कि लेट्स सपोज हमने एक कहीं जाना था, तो एक पार्टनर कहता है कि हमने जाना था 7 बजे, तो हम गए नहीं। वो कहेगा मैंने कब कहा था, हमने कब जाना था, हमारी तो ऐसी कमिटमेंट। तो आपको यानी खुद वो ब खुद वही ही guilt मिसाल create- है कि यहाँ पे पंजाबी की देनी पड़ती है ना कि मरे और मुकरे हुए को कोई नहीं समझा मुकरे हुए को बना नहीं। सकता। अब एक बात है कि आप, जब मैं मुकर ही गया हूँ, मैं कह ही रहा हूँ कि जी हमने कब कहा था, हमने कहाँ जाना है, तो मैंने जब आपको झूठा साबित कर दिया, और ये एक दफा नहीं हो रहा, मैं आपको हर रोज बार-बार। कोई ना कोई बात पे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं जी लेट्स सपोज, इसमें ना गैस लाइटिंग का एक बड़ा लफ्ज यूज होता है, आपने देखो yes। कि जी छोटी सी आग लगा देना। आपने कहा बीवी मियाँ घर आया, उसने कहा जी मैंने खाना बनाया, उसने कहा नहीं मैं खाना नहीं बना सकी, मैं बच्चों को मैंने कहा हाँ मुझे पता था तुमसे ये काम नहीं होगा। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं, और इससे वर्बली तो आपने हल्का से एक लफ्ज बोला है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकली, इमोशनली कितना आपने उसको डैमेज किया है। और अब्यूज में वर्बल अब्यूज भी है, फिजिकल भी। आप लॉ की नजर में जाएं तो सिर्फ फिजिकल अब्यूज को कंसीडर Yes, किया जाता है। आपके जिस्म पे निशान है तो आपकी बात सुनी जाएगी, वरना आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। नहीं, आजकल डिस्कस हो रहा है, कानून आ गया, जहनी वही तो बात करें, अब प्रेशराइज साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। पहले ऐसी बात है, अब साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, उनके ओपिनियंस लिए जाते जी। हैं। अगर किसी को मेंटली स्ट्रेस दिया जा रहा है Yes। तो उसकी बात को भी सुना जाता है, उसे भी एड्रेस किया जाता है कि आपके साथ क्या मामलात हो रहे हैं, आपकी परेशानी जो है उसको हल कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमारा मामला सब एशिया में थोड़ा सा है कि मेल एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो फीमेल अपने आप को खुद ही सबमिसिव महसूस करना शुरू कर देती है। और अक्सर औकात ऐसे मामलात में फीमेल को कहा भी जाता है, सराउंडिंग से, पीयर प्रेशर से भी बताया जाता है कि आप चुप रहें, हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो हालात बेहतर होते होते जो हैं वो कहीं और पहुंच कुछ जाते हैं। केसेस में तो अब हालात बदल भी गए हैं, जहाँ पे वर्किंग वुमेन्स हैं वहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि मामला बिल्कुल उलट हो चुके हैं। ऑपोजिट मर्द भी इतनी भी बात नहीं हो जाहिर है नहीं, ऐसा ही है। देखिए हमेशा फीमेल को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन अक्सर औकात मेल भी ऐसी जगह पे अपने आप को परेशानी, अब मेल का जरूरी नहीं है कि वो फ्रंट पे आके रोना शुरू कर, जी जी, मेल का जरूरी नहीं है कि वो रोए, आंसू बहाए, क्योंकि फीमेल एक कह लें कि थोड़ा सी इमोशनली ज्यादा होती हैं, वो अपने एक्सप्रेस कर देते हैं इमोशन। मेल अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन अच्छा, वो ये अंदर भी ही ज्यादा अंदर मसला है गिल्ट जो क्रिएट एक्सप्रेस करता नहीं कूड़ा ना होता है करते। अंदर Yes, ये उड़ रहा भी- होता है। अच्छा, ये भी एक रेड फ्लैग होता है। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि अगर बीवी कंप्लेन भी करी ना, आप बोल क्यों नहीं रहे, आप कम्युनिकेट क्यों नहीं करे, वो कम्युनिकेशन ना करना भी कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है। वो टॉक्सिक हो जाता है। ये बहुत टॉक्सिक ज्यादा। इस तरह हो जाता है जी। बात ये है कि कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा असूल ये है कि आप छोटी से छोटी बात डिस्कस करें, जी, आप बेबी स्टेप्स में अपने आप को लेके जाएं। अगर आप छोटी बात, लेट्स सपोज एक बच्चा है, ये इसमें ना बाउंड्री सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं कर रहे ना एक दूसरे, मियाँ बीवी के दरमियान है, बाप बेटे के दरमियान है, माँ बेटी के दरमियान है, और हर रिलेशन में ये बाउंड्री सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री का एग्जांपल यही है कि अगर आप किसी भी कोई डोमेन में काम कर रहे हैं और आपके पास कोई लिमिट या बाउंड्री नहीं है, तो फिर तो आप बाहर चले जाएंगे। और अगर छक्के की कोई बाउंड्री नहीं है तो वो जितना मर्जी जोर से हिट कर दे, पवेलियन में बाहर फेंक दे, तो उसका छक्का कंसीडर नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को है वो मेंटेन करना है, उसके अंदर ही रह के कोई ना कोई आपको बाउंड्री सेट करने की, ये मेरी एक लिमिट अच्छा, है। हम कल भी इस मौजू को डिस्कस कर रहे थे कि अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक रिपोर्ट आई है कि हमने बोलना बहुत कम कर दिया है। हम 1,20,000 अल्फाज सालाना कम बोल रहे हैं जो हम पहले बोलते थे। अच्छा, कुछ लोग हम देखते हैं अवॉइड करने के लिए, हम इंट्रोवर्ट तो होते हैं वो शुरू से है, लेकिन लोग अवॉइड करने के लिए जानबूझ के फ़ोन में लग जाते हैं। किसी को इग्नोर करना है आपने, आप एयरपोर्ट्स लगा लेते हैं कि कोई मुझसे बात ना करे। ये तरीके खोल के जरूरी है बैठे आप, रहना। हाँ आप, लेकिन आप वैसे किस तरह से बच सकते हैं टॉक्सिक लोगों से? टॉक्सिक लोगों से जो बचना है, सबसे पहले तो आपका है आप स्पेस क्रिएट करें। और ये स्पेस क्रिएट करने में आप काउंसलर की हेल्प या किसी सीनियर की हेल्प ज़रूर लें,
क्योंकि ये अक्सर औकात इतना डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जो अब्यूज़र है वो लाइफ थ्रेटनिंग पे आ जाता है। आपने अक्सर कहानियां सुनी होंगी कि अगर कोई फीमेल या मेल का आपस में रिलेशनशिप और वो कह रहे हैं कि जी वी नीड स्पेस और हम अभी कुछ टाइम लेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे, तो आपको आगे से थ्रेटनिंग के मैसेज आते हैं, आपको कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के मैसेज आते हैं कि जिसपे आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया, मैं इससे दूर हो गया, तो शायद ये अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा बुरा ना कर ले, या अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऐसा बुरा ना लग कर। असल में वो फिर क्रिएट किसको कर रहा है, बुरा किसको कंसिडर कर रहा है, अब्यूज़ होने वाले पर्सन को। और ये कम्युनिकेशन की जो आपने बात की, कम्युनिकेशन आजकल के दौर में हम टेक्नोलॉजी तो आई और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की, लेकिन हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। अक्सर वो मीम्स आते हैं कि जी आज वाईफाई बंद था तो मुझे पता चला मेरे घर में भी अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे लोग, मुझे उनसे भी बात करने का मौका मिला। हम टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से बात करना ख़त्म कर दिए। हम डेली रूटीन्स जब एक दूसरे से घर जाके डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं और स्पेस ढूंढेंगे, कोई ना कोई और रास्ता ढूंढेंगे कि मैं वहाँ पर डिस्कशन करूँ। और जब हम और रास्ते ढूंढते हैं, मैं अपनी वालदा से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बहन भाई से अपनी डेली जो प्रॉब्लम है शेयर नहीं कर रहा, तो मैं कहाँ करूँगा, मैं कोई और वे निकालूंगा। और वो अक्सर वे जो होते हैं वो क्योंकि आपका लव्ड वन नहीं है, वो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो वो कोई ना कोई आपको नेगेटिव फीडिंग किसी भी किस्म की कर सकते हैं और आप पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये एक दूसरे के साथ करने चाहिए। कम से कम दिन में एक दफ़ा फैमिली गैदरिंग होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है, मिलता नहीं। और दिन में 24 घंटे में अगर आप एक घंटा भी आप फैमिली के साथ बैठ जाएं, फैमिली को टाइम देना बहुत ज्यादा, डिनर पे भी बैठ सकते हैं आप, किसी भी टाइम बैठ सकते हैं और आप अपने आप को जो एक वक्त का आप इंतखाब कर लें, सारे मिलजुल के एग्जॉस्ट करना अपने आप को, कथारसिस जो लफ्ज़ है वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपनी जो गुबार है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी हम अपनों को टाइम नहीं देते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत टॉक्सिक हो गए हैं। तो अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। और अगर आप खुद टॉक्सिक है तो अपने ट्रेड्स को समझिए। देखिए, जब आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो फिर आप मुख्तलिफ कहीं और वेज निकाल रहे होते हैं बात करने के, और फिर वो लोग भी आपसे वे पे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं उज़ैर, अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी और नॉर्मली हर किसी के घर में कभी ना कभी बहस होती है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जब हम चीख रहे होते हैं तो हमारे बच्चे के मासूम ज़हन पर क्या गुजर रही होती है। माहिरीन कहते हैं कि घर की लड़ाई बच्चों में खौफ और बेचैनी पैदा कर देती है, जो आगे चलकर उनकी शख्सियत को बिगाड़ देती है। और अक्सर हम गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, मगर गुस्सा तो एक ऐसी आग है जो सबसे पहले अपने ही सुकून को जलाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस आग को बुझाने का एक बहुत सादा और जादुई सा तरीका है जो दरियाफ्त हुआ है, जिसे जी 4-2-6 यानी कि ये फार्मूला समझ लें। ये सिर्फ 12 सेकंड की मश्क है जो आपके दिमाग को फौरन सिग्नल देती है कि सब ठीक है। और ये फार्मूला हर उस इंसान के लिए जैसे बात बात पर बहुत गुस्सा आता है। तरीका बहुत आसान है। गुस्सा आए तो आपने पहले 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लेकर जानी है, 2 सेकंड तक आपने उसे होल्ड करना है और फिर 6 सेकंड लगाकर उसे एक्सहेल करना है स्लोली। और सिर्फ 3 बार आप ये अमल दोहराएं और देखें आपका गुस्सा कैसे हवा होता है। और याद रखें कि पुरसुकून वालिदैन ही एक मजबूत बच्चे की बुनियाद रखते हैं। और ये मश्क अगर आप करना चाहें तो आप दोबारा से इसको नहीं, कर हम सकते सब मिलकर करते हैं ना। देखिए आपका गुस्सा भी चले 4-2-6 करना ना। जबरदस्त। वैसे हम इतने गुस्से में तो नहीं थे। लेकिन मजीद रिलैक्स हो गए हम इससे क्यों। और आगे आपको एक और खबर दे दें जनाब। हम सभी चाहते हैं कि बुढ़ापे तक हमारा जो दिमाग है ये वैसे ही काम करे जैसे आज कर रहा है, कुछ भी हम ना भूलें। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी वो आदत जिन्हें हम आराम या रिलैक्स होना समझते हैं हमें डिमेंशिया की तरफ लेकर जा रही हैं। यानी वो बीमारी जिसमें इंसान अपनी सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। और अब नई रिसर्च कहती है कि अगर आप रात को 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो आप अपने दिमाग के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम अक्सर बड़ा प्राउडली कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मेरा काम चल जाता है। भाई ये फख्र की नहीं, खतरे की घंटी है। और सिर्फ सोना ही नहीं, ये जो हमारा सारा दिन सोफे या कुर्सी से चिपके रहते हैं, ये सुस्ती हमारे दिमागी खलियों को वक्त से पहले बूढ़ा कर रही है। और माहम जब आपको डायमेंशिया होता है, जब आप कुछ याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो नहीं हो रहा होता, तब आपको बहुत गुस्सा आता है और तब एहसास होता है कि हमने क्या किया। तो अभी से आपको सोचना चाहिए। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि यहाँ ज्यादा भी ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होती है। कुछ लोग जो छुट्टी वाले दिन 10 से 12 घंटे सोने को अपना हक समझते हैं। रिसर्च कहती है कि 8 घंटे से ज़्यादा सोना
दिमागी तनज़्ज़ुली का ख़तरा है। 28% तक जो ये ख़तरा है ना वो बढ़ जाता है। मतलब कुदरत ने एक बड़ा ही बड़ा ज़बरदस्त सा बैलेंस रखा हुआ है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप अपनी याददाश्त बचाना चाहते हैं तो बस वो काम करें जो हम आपको बता रहे हैं। एक तो 7 से 8 घंटे की नींद आपने ये पक्का शेड्यूल रख लेना है, और दूसरा ये कि वर्जिश को अपनी रूटीन बना लेना, और वर्जिश करने से डिमेंशिया का खतरा जो है वो 50% तक कम हो जाता है। तो अगर आपको अपनी सेहत प्यारी है तो आज से ही नींद को बेहतर करें, दौरानियाँ बेहतर करें, ना ज़्यादा सोएं ना कम सोएं, जितना कहा गया उतना सोएं, और चहलकदमी करें और अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं और ज़बरदस्त वहाँ कुछ लोग ये भी होता है ना कि जिस तरह से एक आपने मिसाल कोट की कि वो वीकेंड पे वो सो जाते हैं 11-11 12-12 घंटे। मैं नाम नहीं लेने वाला, वैसे बता रहा हूँ कि वो समझते हैं कि शायद पूरे हफ्ते का जो 5 दिन है अगले, उनका कोटा जो है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहीं सुना था, इसलिए आप जो निशानदेही कर रहे हैं, मैं ही हूँ वो शख्स जो 12-12 घंटे भी सो लेती हूँ, जो पूरा दिन भी सो सकती हूँ। लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी से ये सुना था कि अगर आप 2-3 दिन नहीं सोए हैं तो आप नींद इकट्ठी करके भी सो सकते हैं। अच्छा, मैंने भी प्रैक्टिकली ये देखा कि जिस दिन आपकी नींद अच्छी आपने पूरी कर ली है तो आपको अगले 1-2 दिन आपके फ्रेश गुजरते हैं, चाहे आपने उसमें थोड़ी सी नींद कम भी ली है। लेकिन आपने जनाब ये सब का अपना एक्सपीरियंस है कंपनीज की जिम्मेदार नहीं है, आपने ये करना है कि बैलेंस कायम रखना है, और आप रोज़ाना 7 घंटे जो हैं कम से कम ज़रूर अपनी नींद को पूरा करें। और ये काम जो है वो हर किसी को सूट नहीं करता कि वीकेंड पे इतना सो लिया और वीकडेज में आप बिल्कुल जनाब बेख्वाबी का शिकार हैं। ब्रेक की जाने पड़ते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम सब की आदत होती है कि व्हाट्सएप पर कोई चटपटी बात हुई या किसी दोस्त ने कोई अफवाह छेड़ दी है तो, या कुछ ऐसी कोई गॉसिप कर दी है तो हम फ़ौरन से उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठे हैं तो ये छोटा सा स्क्रीनशॉट आपका बैंक अकाउंट खाली करवा सकता है और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। अमाराती हुकाम ने बड़ी सख्त वार्निंग्स जारी की हैं कि भाई किसी की प्राइवेट चैट अब प्राइवेट ही रहनी चाहिए, उसे बगैर इजाज़त पब्लिक किया तो समझ लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। और यहाँ तो बात सिर्फ स्क्रीनशॉट तक ही नहीं रुकी है, अब तो ग्रुप एडमिन्स की नींदें भी उड़ने वाली हैं। यूएई के नए साइबर कवानीन इतने सख्त हैं कि अगर आपके ग्रुप में किसी ने कोई गलत खबर या कंट्रोवर्शियल कोई बात कर दी है तो पुलिस पहले एडमिन का दरवाज़ा खटखटाएगी, 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना होगा, यानी करोड़ों रुपए। और इस अहम मौजू पर जनाब डिस्कशन तो बनती है। यूएई से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई ने हमें किया है। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि यूएई में ये अचानक इतनी सख्ती क्यों कर दी गई है? कौन से ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर लीक करने के वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसके बाद ये इतना सख्त कदम जो है वो उठाया जा रहा है, जो कि अच्छा भी है? सुबह खैर जी, बिल्कुल मुत्तहिदा अरब अमारात में जो साइबर कवानीन है वो 2024 और 2026 का ऑलरेडी इतलाक जो है वो मौजूद है। तहम गुज़िश्ता चंद माह में जो केसेस सामने आए हैं उसके बाद इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई और बहुत सारे रिपोर्ट हुई केसेस, तो उसके बाद जो है वो खबरों की जीनत बनना शुरू हुई। तो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसके बाद जो है वो इस कानून को वाज़ेह तौर पर दोबारा लोगों को पेश किया गया कि अगर इसके तहत आपको खिलाफ वर्जी करते तो आपको इस किस्म की पाबंदी का या जुर्माने का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। सही। अच्छा, ये भी बताएगा ये कवानीन सिर्फ अमाराती शहरियों के लिए है या वहाँ मुकीम तारिकीन वतन और सयाहों पर भी इस पाबंदी का इतलाक होगा? नहीं जी, यूएई का कानून, कोई भी कानून है वो किसी वाहिद फर्द या वाहिद शहरियत के लिए नहीं होता, बल्कि जो लोग यूएई में मुकीम होते हैं उन तमाम पर ये कानून बिला किसी तफरीक के लागू होता है, या वो इमाराती शहरी हो या वो किसी भी नेशनलिटी का हो या किसी एज ग्रुप का भी हो, उस पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो कानून है वो तमाम लोगों के लिए वाज़ेह तौर पर अपनी रास्ता बनाता है। और अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो यकीनी तौर पर कानून जो है वो हरकत में आकर आपको इसके खिलाफ जो है वो पाबंदियों और अगर आप गैर मुल्की शहरियत और डिपोर्टेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छा इमरान, हमें ये बताइएगा, एडमिन्स के हवाले से बड़ी तशवीश है कि अगर एडमिन जो है वो मौजूद नहीं है, एक्टिव नहीं है पिछले कुछ दिनों से, तो कोई उसकी अदम मौजूदगी में इस तरह का इलीगल कंटेंट शेयर कर देता है ग्रुप में, तो क्या तब भी एडमिन के खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, यकीनन यूएई का कानून जो है इस मामले में काफ़ी सख्ती कर रहा है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके एडमिन जो है वो यूएई छोड़ गए या वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करना भी छोड़ गए। तो हम अब ऐसे अगर आपके नाम पर कोई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो यकीनी तौर पर आपको या तो उस पर सख्ती करनी पड़ेगी या वो व्हाट्सएप ग्रुप आप खत्म कर दें, क्योंकि यूएई में ऐसे केसेस सामने आए हैं कि
अगर आप किसी मिसाल के तौर पे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फॉरवर्ड एंड शेयर करता है कुछ चीज इन्फॉर्मेशन, और वो यूएई कानून के मुताबिक अगर आप कोई चीज फॉरवर्ड करते हैं तो वो किसी दूसरे की तहरीर या फोटो नहीं मानी जाएगी, बल्कि जिस शख्स ने वो फॉरवर्ड की होगी या जिस ग्रुप में फॉरवर्ड की होगी वो उन्हीं की तहरीर या उन्हीं की फोटो शुमार की जाएगी। तो उन पर कानून का जो इतलाक होता है, आप अदालत में जाके ये नहीं कह सकते कि हमने रिसीव की और हमने आगे फॉरवर्ड की, क्योंकि यूएई का कानून फॉरवर्ड को नहीं मानता। वो कहता है जो जिस बंदे ने जो चीज शेयर की है और जिस ग्रुप में शेयर हुई है वही इसका जिम्मेदार। तो यकीन तौर पर एडमिन्स के की जिम्मेदारी जो है मजीद बढ़ गई अब ऐसा, क्योंकि इसमें एक और चीज ये भी होती है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर जॉब्स के लिए बन जाते हैं और फिर वो मिस यूज होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे, ना सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी बल्कि मिस गाइडिंग जो है, लोगों को वर्गलाया जाता है, लोगों को जॉब्स के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जिसके बाद केसेस तो सामने आए। अच्छा इमरान, इसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा? क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कोई रॉन्ग नंबर से कोई ऐसे व्हाट्सएप बनाकर किसी को हरास भी कर रहा होता है, तो लोग प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि भाई इस पर एक्शन लें या इस तरह का कुछ हो, तो उस पर फिर क्या कानूनी कार्रवाई हो? देखिए कानून तो बड़ा वाज़ेह है। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अगर आपको कुछ चीज आपकी तहरीर नहीं और आपकी फोटो नहीं, आपको इस इन्फॉर्मेशन का नहीं पता और आप सिंपली आपको किसी ने भेजी और आप उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, लेकिन आप ये दो मुख्तलिफ चीजें। अगर आप किसी चीज कंफर्म करना चाहते हो, यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, वेबसाइट मौजूद है, गूगल ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर आप किसी चीज को 250 लोगों का ग्रुप है और उसमें डालते हैं और उसमें किस नियत से डालते हैं, ये नियत तो बाद में वाज़ेह होगी। इमरान, अच्छा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जुर्माने की रकम तो 5 लाख दिरहम तक बताई जा रही है। अब सपोज बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे आपका मैसेज करते हैं वो डिसअपीयर हो जाता है। व्हाट्सएप में ऐसी सहूलत तो आप जब ऑन करेंगे फिर ही हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं है। तो कोई कंप्लेनेंट होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि मेरे स्क्रीनशॉट का, मेरी गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, या फिर जो रियासत है या ये समझा जाए कि जनाब वो आपके व्हाट्सएप पर भी मौजूद है? नहीं, व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। इवन के व्हाट्सएप इंतजामिया खुद भी जो व्हाट्सएप दो लोगों के दरमियान जो व्हाट्सएप होती है वो नहीं देख सकती है। हाँ, अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगर आप गिरफ्तार होते हैं या आपका फोन कानून के हाथ में आता है तो फिर वो चैट जो है देखी जा सकती है। लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपकी व्हाट्सएप जो है वो इदारे देख रहे हैं, ऐसी कोई मालूमात नहीं। और व्हाट्सएप इंतजामिया जो है तो बारहा ये कई केसेस में ये बात सामने आ चुकी है कि वो व्हाट्सएप जो है वो आपकी जो होती है दो लोगों के दरमियान की व्हाट्सएप है उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, और ना इवन के व्हाट्सएप इंतजामिया भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती है। जी। अच्छा इमरान, अगर कोई इंसान गलती से, नादानी से समटाइम्स भी पोस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, कोई मजहबी या सियासी पोस्ट भी समटाइम्स ऐसी होती है, तो क्या यूए के साइबर क्राइम इन हसास मौज़ूआत पर कोई ख़ास गाइडलाइन दे रहे हैं, बता रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन तो जैसे हम भी बैठ के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन तो हर प्लेटफॉर्म पर लोगों को दी जा रही है। लेकिन अगर आपने चीज फॉरवर्ड कर दिया तो फिर हम इस पर ये नहीं कह सकते कि आपने गलती से फॉरवर्ड किया, क्योंकि शेयर करने के लिए एक बटन मौजूद होता है, उस पर जाकर या कॉपी पेस्ट करके आप शेयर करते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि नादानी वाली बात नहीं है कि आप कुछ चीज शेयर कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि आप जब कुछ चीज शेयर करें तो जिम्मेदारी का एहसास करें। यूएई गवर्नमेंट हमेशा लोगों को ये कहती है, मैं तो समझता हूँ कि पूरी दुनिया में बल्कि ये होना चाहिए कि आप जिम्मेदारी का एहसास करें। जब भी आप कोई चीज फॉरवर्ड करें तो हम बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने चीज पढ़ी भी नहीं होती, वो चीजें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और या उनको बाद में एहसास होता है ये तो हमने गलत चीज शेयर कर दिया। तो अब यूएई के शहरियों को, रेजिडेंट्स को बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। आप यूएई में मौजूद हैं और आपने कोई भी गलती की तो गलती की बिल्कुल गुंजाइश मैं समझता हूँ नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तानी भी हैं और जितने भी लोग यूएई में मुकीम हैं उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है खुद से, और एहतियात करनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप चाहे आप उसको क्रिएट करके आप उसे आगे भेज रहे हैं या फिर आप उसे रीपोस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी जनाब आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत भारी जुर्माने जो हैं वो भी हो रहे हैं और उसके बाद आपको जनाब जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई आपके वक्त का। और आप बता रहे थे कि जनाब यूएई में किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कवानीन है सख्त लिया जा रहा है साइबर कवानीन के हवाले से। बिल्कुल यूएई के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। एक स्क्रीनशॉट आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है और आपकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर सकता है। तो जनाब ख्याल करें जो भी वहाँ मुकीम है। तो अभी नहीं, वैसे ये भी देखें बहुत सारे लोग जी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए भी और प्रूफ के लिए भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उनका क्या होगा? मतलब जिन्होंने कोई सबूत के तौर पर कोई चीज रखी होगी तो इस सोचने की बात है, कानून में ये सोचने की जरूर बात है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और उज़ैर, जब भी हम सुनते हैं कि सर्जरी या ऑपरेशन का लफ्ज़ तो जहन में आता है बड़े बड़े कट्स लग रहे हैं, टांके, खून और हफ्तों का बेड रेस्ट। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जब फाइब्रॉइड्स जैसे मसाइल होते हैं तो बड़े तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी आई है जिससे
ना तो जिस्म पर कोई बड़ा कट लगेगा, ना खून बहेगा और ना ही आपको बेहोश किया जाएगा। इसे जी वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं। ये तिब की दुनिया का वो जादू है जो एक छोटे से सुराख के जरिए आपके जिस्म के पेचीदा तरीन हिस्से का इलाज कर देगा। बिल्कुल वहम, बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीका इलाज है। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी बंद ताले को बगैर आप तोड़े हुए चाबी से खोल लें। पहले हम सिर्फ दिल की एंजियोप्लास्टी का सुनते आए, लेकिन अब जिगर हो, गुर्दे हो या फिर आपकी टांगों की शरेयानें बंद हों, ये माहिर रेडियोलॉजिस्ट हर जगह पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है और ये आम सर्जरी से किस तरह से डिफरेंट है, इस पर बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर खुरम साहब और उनसे डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आमतौर पर सर्जरी का मतलब तो सुनते ही हर बंदा जो है कमज़ोर आसाब वाला परेशान भी हो जाता है, कट लगना है, खून निकलना है। ये जो आप इलाज कर रहे हैं, ये तरीकाकार रिवायती जितनी भी सर्जरीज चल रही हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है? देखिए, इसमें जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं। उसका मतलब ये है कि हम जो भी प्रोसीजर करते हैं उसमें हमने पेशेंट को बेहोश नहीं करना, ठीक, उसको कोई कट नहीं लगाना। जब कट नहीं लगाना तो इसका मतलब है कि प्रोसीजर के बाद उसको सूचर्स या टांके वगैरह नहीं लगेंगे। रिकवरी टाइम फौरी तौर पे 4 से 6 घंटों के अंदर जहाँ भी से भी हम वो प्रोसीजर करते हैं, ग्रेट, वो 4 घंटे के लिए पट्टी बांध देते हैं, पेशेंट चलता फिरता Right. ठीक ठाक चला जाता है। इसमें बेसिकली जो आप अगर एक ब्रॉड तरीके से अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि तमाम बॉडी की जितनी भी खून की नालियां हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो आप किसी भी बॉडी में एक खून की नाली से एंटर हो जाएं और फिर आप जिस्म में किसी भी हिस्से में आप पहुंच जाएंगे। स्क्रीन पे देखते हुए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टांग की खून की नाली को चूज़ करते हैं या फिर बाजू की खून की नाली को चूज़ करते हैं। वहाँ पे आप सुन करने वाली दवाई का एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके अंदर जाके फिर आप स्क्रीन पे देखते हुए अब आप पूरी बॉडी की जो भी खून की नाली, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट भी जो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं वो इसी तरह करते हैं, लेकिन उनका फील्ड वो हार्ट का है और हम बॉडी के हर हिस्से तक चले जाते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो फिर जब आप खून की नाली के अंदर हैं तो अब खून की नालियाँ जो प्रॉब्लम्स, अगर वहाँ पे कोई खून की नाली तंग है, जैसे हार्ट की जो एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है, वो ये होती है कि खून की नालियाँ तंग होती हैं, उनको खोल दिया जाता है ताकि उसकी सप्लाई बेहतर हो जाए। तो इस तरह हर ऑर्गन में ये टेंडेंसी होती है कि उसकी खून की नालियाँ तंग हो सकती हैं। ठीक, ख़ास तौर पे जितने भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनके टांगों की, बाजुओं की खून की नालियाँ, इवन गर्दन की, ब्रेन के लिए जो है वो नालियाँ टाइट हो Numbness की जाएंगी। complain करते हैं, Stenosis yes. उसको तो बोलते डॉक्टर हैं। साहब ये भी बताएगा कि किन पेशेंट के लिए ये तरीका कार होता है? आम सर्जरी के मुकाबले में रिक्वायरमेंट यही होती है कि इस तरह से इलाज किया जी, इसकी एक्चुअली ना ये इसीलिए मैं आपको जो ब्रॉड एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ये पता चल जाए कि इसको हम किस किस में पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप उन खून की नालियों में चले जाएंगे तो अब आगे जो भी खून की नाली अगर तंग है तो आप उसको खोल सकते हैं। ठीक, और उसका दूसरी साइड भी है कि अगर वो खुली हुई है या सपोज कि किसी को एक्सीडेंट हुआ है या वैसे किसी और वजह से अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अंदर ही अंदर से जाएंगे उस खून की नाली तक और उसको अंदर से ब्लॉक कर देंगे, बजाय इसके कि ऑपरेशन और आप करके वहाँ तक पहुँचे और फिर वो मतलब वो तो इससे पहले तो डॉक्टर साहब हम यही लेप्रोस्कोपिक के अंदर हम यही देखते थे कि डायग्नोस करने के लिए बहुत सारा जो है वो यूज़ किया जाता है, कैमरास जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं, लेकिन ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि अंदर जाके जहाँ से अगर कहीं खून बह रहा है तो उसको बंद भी किया जा सकता है। एक्चुअली ये जो हमारी वायरिंग सेट करना जैसे हाँ जी ऐसे कुछ एग्जैक्टली इसी तरह है। और जैसे ये हमारी जो स्पेशलिटी है इसका ये बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है। जैसे कि मैं 2007 से जब ये अपनी फेलोशिप करके आया तो उसके बाद से जो मेरा मेजर वर्कलोड है हमारा वो यहाँ पर 2-3 चीज़ों के ऊपर वो कंसंट्रेट हुआ है कि लिवर कैंसर के लिए और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या इस तरह की 2-4 चीज़ों के लिए। राइट, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ट्रॉमा में है, एक्सीडेंट्स में। क्योंकि जब किसी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है उसको लाते ही फर्स्ट उसका जो महज़ब मुल्कों में जहाँ पे भी ये स्पेशलिटी कॉमन है तो उसका फौरी तौर पे सीटी स्कैन पूरी बॉडी का कर दिया जाता है यानी मिनट्स के अंदर। और जहाँ कहीं ब्लीडिंग अंदर हो रही है, बजाय इसके कि एक सर्जन खोले, पहले तो उसको एनेस्थीसिया देना है, बेहोश करना है जी, सर्जन ने वहाँ तक पहुँचना है, उसको बंद करना है, फिर उसकी रिकवरी
जबकि हम विद इन 5 मिनट्स आप एक खून की नाली से गए, जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ गए, उसको बंद कर दिया, जो कि हम करते भी हैं कई दफ़ा ये चीज़ें। ख़ास तौर पे अगर लिवर का ट्रॉमा है, लिवर का ट्रॉमा है, छोटी सी आर्टरी ब्लीड कर रही है, तो इसमें इवन सर्जन अगर है भी और वो उसको करने की कोशिश भी करेगा तो मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, तकरीबन 50 to 60% पेशेंट्स फिर भी नहीं बचते, जबकि हम उससे बातें करते हुए पेशेंट के साथ 10 मिनट में 15 मिनट में जाकर उसको और बंद कर सेफ भी है और रिकवरी का भी कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ जी, और उसके बाद वो थोड़ी देर में ही वो चल फिर भी सकता और है। ये कितनी यहाँ पर पाकिस्तान में किस हद तक पॉसिबल है कि यहाँ होती है, या ये बस इंटरनेशनल? देखिए ये सर्विसेज अवेलेबल ठीक हैं तो सही, लेकिन इसमें बहुत से मसाइल हैं। एक तो ये कि ये महंगी स्पेशलिटी है। अच्छा। अब उसमें ये होता है कि जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और हमारे लिए एक हर वक्त जो है ना ये एक डायलेमा रहता है कि एक पेशेंट आया है, अब आप उसको बजाय इसके कि फौरी तौर पे उसको सर्विस प्रोवाइड करें, आप इस चक्कर में होते हैं अच्छा जी ये पैसे कौन देगा इसके, अब वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो और उसके अलावा फिर ये कि अगर आप प्राइवेट सेटअप में हैं तो ये करते हुए फिर ये है कि आपको हर वक्त वो रखना पड़ता है कि जी इसका कौन जिम्मेदार होगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इवन जी बेटर रियलिटी है। लेकिन वैसे क्या कॉस्ट क्या आती है इस पर? देखिए ये बहुत वेरिएबल है कि बाज़ दफ़ा तो आप वहाँ पहुँचे और अगर जैसे हम खून की नाली ब्लॉक करने के लिए अगर बात करते हैं, पहुँचे अगर एक कॉइल लगेगी तो कॉस्ट कम आएगी, ये डिपेंड करता है आपकी माइक्रो कैथेटर यूज़ हो रही है। एक माइक्रो कैथेटर जो है वो 75,000 से आइडिया ले रहे हैं। एक माइक्रो कैथेटर जो वहाँ पहुँचने के लिए यूज़ होती है, जो कि 2-3 यूज़ होती हैं फिर, कि एक माइक्रो कैथेटर जो है वो 75,000 से 1.25 लाख रुपए तक की उसकी रेंज है। ओके। तो फिर उसके अंदर से आपने कॉइल्स डालनी है। सो आई वुड से कि 3 लाख से स्टार्ट करके ये 5-6 लाख रुपया लग सकता है इसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉस्ट तो हमने जान ली, लेकिन ये जिस तरह से जितना इजी बताया जा रहा है, मेरे ख्याल से प्रोसीजर करना उतना ही मुश्किल है, बड़ा ट्रिकी भी हाँ जी, साउंड। एक्चुअली जितना ये ट्रिकी साउंड करता है, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग कि आपको इतना टाइम भी नहीं लगता और इतना वो मुश्किल भी नहीं आपके लिए रहता विद टाइम, तो आप वो कर लेते हैं। ऑब्वियसली देन there are always new kind of cases where you think it will be done in 5 minutes, और ख़ास तौर पे ये बड़ा जिंक्स है हमारे फील्ड में कि कभी भी जाते हो ये ना को यार मैं ये छोटा सा प्रोसीजर अभी करके आया, क्योंकि आप फंस सकते हैं उसमें, लंबा वो फिर उलझ भी सकते हैं आप, क्योंकि पूरी वेन्स तो देखें भूल भुलैया पूरी, और वहाँ पे जाना और चेक करना। हाँ जी। अच्छा हमें ये बताएं कि हमने तो सिर्फ डॉक्टर साहब दिल के बंद वाल्व खुलने का सुना है, यही बातें सुनते रहे हैं, क्या बाकी टांगों के जो गैंग्रीन है और गुर्दों की बंदिश जो है इसका इलाज भी इस तरीके से मुमकिन है? जी अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि खून की नालियाँ सारी बॉडी की तंग होती हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा जो है ना, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं, तो ब्लड प्रेशर की टाइप है जो बहुत बड़ी टाइप जो है वो, उसमें ये होता है कि उसका कोई कॉज नहीं होता, जबकि कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह ये हो सकती है कि उनकी किडनी की खून की नाली जो है वो नैरो हो गई है। राइट। अगर वो नैरो हो गई है और आपने डायग्नोज कर लिया है, जो कि करना चाहिए नॉर्मली, यहाँ पे जिसको ब्लड प्रेशर होता है वो दवाइयों पे बस, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट अ कॉज फॉर दिस। अगर वो नैरो है, आप जाएंगे उसको खोल देंगे, उसका ब्लड प्रेशर क्योर हो जाएगा। अच्छा, बट नॉट एवरी पेशेंट हैज़ दिस प्रॉब्लम, उसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं, डायग्नोज होना ज़रूरी है। अच्छा, ख़वातीन की अगर हम बात करें, अक्सर हम शिकायत सुनते हैं रसोलियाँ हैं, उनका भी ये मसला हल हो सकता है? देखिए जो रसौलियाँ हैं ना, फाइब्रॉइड्स इनको कहते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, तो अब दुनिया भर में जो इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन लफ्ज़ जो है ना, ये है कि खून की नाली को ब्लॉक करना। तो जहाँ भी हम कहीं ब्लॉक करते हैं कि एम्बोलाइजेशन करनी है, एम्बोलाइजेशन करनी है, तो दुनिया भर में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो अब वहाँ पर यही है कि आप या टांग की खून की नाली से या बाजू की खून की नाली से आप जाएंगे। हम प्रेफरेबली बाजू की खून की नाली यूज़ करते हैं, कोई टांग से भी। आप जाएंगे और उन फाइब्रॉइड्स की जो यूट्रस में, बच्चेदानी में जो रसौलियाँ हैं, उनकी खून की सप्लाई को वहाँ से बंद कर देंगे। और जब आपने ब्लॉक कर दिया, और इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई यूट्रस नहीं निकालनी पड़ी, कोई उसको बेहोश नहीं करना पड़ा, उसकी रिकवरी टाइम सेम डे पेशेंट या नेक्स्ट मॉर्निंग घर भेज दिया, और ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैसे मेरे लिए सुनने में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, मैंने आज से पहले वाकई नहीं सुना हुआ, और इस तरह तो बहुत सारे इस तरह के जो पेशेंट हैं जो
हम अक्सर सुनते हैं कि जी बच्चा नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम है, कोई ऐसा केस है कि वो नॉर्मल हो जाते हैं और लाइफस्टाइल उनका ठीक है? देखें, आप तो डॉक्टर नहीं हैं, जो जी। डॉक्टर लोग हैं आप यकीन उन्हें भी जानिए नहीं कि पता। उनमें भी बहुत दुनिया को, बल्कि लाहौर में इवन रहते हुए अभी तक बहुत से something लोग हैं new जिनको है। डॉक्टर साहब awareness लास्टली नहीं है। गवर्नमेंट से भी ये कुछ आप कहना चाहें, रिक्वेस्ट करना चाहें? बस हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि इमरजेंसी में बहुत ज़रूरत है और गवर्नमेंट को जाने बचाने की फिक्र है। गवर्नमेंट कहती है आप हेलमेट पहने, जो कि ज़रूरी भी है, हादसात पे कमी हो, तो कितना ज़रूरी है ऐसे रेडियोलॉजिस्ट का इमरजेंसी में होना? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम से कम 5 इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, जो अच्छा। 24 आवर्स कवर दें वहाँ पे। 8 आवर्स की शिफ्ट के ऊपर कम से कम ये लोग वहाँ पे होने चाहिए। और गवर्नमेंट अगर जहाँ पे इतने माशाल्लाह अच्छे और प्रोजेक्ट्स पे जैसे एक लिवर ट्रांसप्लांट हेल्थ Cancer कार्ड पे, जो hospital, हेल्थ yes. कार्ड पे होता है, उसके ऊपर कोई नॉर्मली 55 से 60 लाख रुपया लग जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फ्री करती है। तो अगर, क्योंकि वो भी एक जान बचा रहा है ना, तो यहाँ पर अगर आप ये स्पेशलिटी को वहाँ पर सामान प्रोवाइड कर दें और उन्हें ये कर दें कि आपने पेशेंट से पैसे नहीं मांगने, नहीं मालूम। और जो भी पेशेंट आएगा आपने उसको इनडिस्क्रिमिनेट होके आपने उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, सही, तो आप बहुत जानें बचा सकते हैं। और वो बिल्कुल। उसमें ये देखें कि लिवर ट्रांसप्लांट वाला तो फिर भी एक एज पे आमतौर पे ज़्यादातर पहुँच के यहाँ और पे वो सारा ज़्यादा कुछ- ज़रूरत है जी। जिससे लोग वाकिफ़ नहीं है, और हुकूमत को वाकिफ़ होना खुरम साहब बहुत ज़रूरी है। अब वक्त हमारे पास वक्त ख़त्म हो कम गया। है, खुरम yes. शफीक खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बिल्कुल नया तरीका और जदीद तरीका इलाज है हमारे यहाँ, क्योंकि बाहर तो जनाब इंटरनेशनली ये पहले से जो है, अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे ये राइज है, तो बिल्कुल जनाब राइज। अभी इसको वक्त हुआ अडॉप्ट नाज़रीन किया ब्रेक का, जाए। देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज की जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिसे हम जेंजी कहते हैं, ये लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर जी बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, और कभी कोई मुश्किल हो, कोई हिरासा करे या कोई हादसा हो जाए तो अक्सर हमारे बच्चे डर की वजह से खामोश रह जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के यूथ विजन के तहत जी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक ऐसा कमाल जो मंसूबा है वो सामने आया है। एक ऐप लाई गई है जिसका नाम है जी नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप। इसका सबसे यूनिक फीचर ये है कि आप अपनी शनाख्त बताए बगैर बिल्कुल जी गुमनाम रहकर अपनी शिकायत या अपना मसला जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, और आपके मसले का हल भी निकलेगा उसे। और ये ऐप एक मुकम्मल सपोर्ट सिस्टम है। इसमें एक पैनिक बटन है जो इमरजेंसी में आपका मुहाफ़िज़ भी बनेगा। इसके अलावा माहिर नफ्सियात से मशवरा हो या मुफ्त कानूनी मदद, ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स इस ऐप में हैं। और फैमिली सर्कल वाला फ़ीचर ये तो बहुत अच्छा है कि आपकी लोकेशन आपके फैमिली को जनाब मालूम होगी कि आप कहाँ पर है। इस जदीद ऐप के बारे में मज़ीद डिटेल से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप की इंचार्ज युसरा सुहेल साहिबा ने। युसरा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये नेक्स्ट जेन ऐप का आइडिया कहाँ से आया, और दूसरी जो सेफ्टी ऐप्स अभी ऑलरेडी हमारे पास हैं उनसे कितना डिफरेंट है, और ख़ास तौर पर नौजवानों को ही क्यों टारगेट किया गया है इसमें? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, अगर हम सेफ सिटी के सब प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले 15 का एक बहुत पंजाब 15 का जो फीचर है कि यानी आप 15 पे कॉल करते हैं, तो सेफ सिटी ने रिसेंटली कुछ सालों के अंदर 15 को बहुत अपडेट किया। यानी कि अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो आप सिंपल आप पुलिस से कनेक्ट नहीं होते, आप 15 पे कॉल करते हैं तो पूरा IVR चलता है कि आपने किस तरह की सर्विस लेनी है। आपने पुलिस की सर्विस लेनी है, आपने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से कनेक्ट होना है, आपके बच्चे का कोई मसला है, आपको ब्लड चाहिए, आप किसी सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हैं तो आपको किससे बात करनी है, अगर आपको ट्रैफिक की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने किससे बात करनी है। तो पूरा एक IVR चलता है 0 से स्टार तक। आपने जो सर्विस लेनी है आप उसको प्रेस करेंगे, डेडिकेटेड टीम हमारी सेफ सिटी के अंदर बैठी है जो आपके प्रॉब्लम को सुनेगी और आपको पूरी सपोर्ट फराहम करेगी। वो ट्रेंड इस तरह की हैं कि वो सर्विस के मुताबिक ट्रेन किए यानी छोटी से छोटी सर्विस भी है। आपने अगर कहीं जाना है तो आपने रूट का पूछ लिया कि कहीं ट्रैफिक जैम तो नहीं, कोई हादसा तो आप नहीं है। 15 पे कॉल करेंगे, 6 के ऑप्शन लेंगे, आप ट्रैफिक टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आप बताएंगे कि मेरा ये रूट है, वो आपको शॉर्टेस्ट रूट भी बता देंगे, साथ ही साथ कोई डाइवर्जेंस है, कोई ट्रैफिक ब्लॉक है तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। अच्छा युसरा, ये जो गुमनाम रहकर अपनी शनाख्त ना बताए बगैर अपनी शिकायत दर्ज Anonymous करवाना, और फिर किसी भी मरहले में कोई ऐसा सीन हुआ हो कि बता रहे हो और सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई हो कि जानना ज़रूरी हो जाए कि ये कौन है, तो इस तरह भी होता है? बिल्कुल। तो ये जब मैंने आपको जैसे बताया 15 का, तो 15 के बाद एक ये गैप रह गया था कि जो हमारी यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, इनके जो प्रॉब्लम्स है, इनकी अपनी डिजिटल एक स्पेस है, इनके प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम से बहुत डिफरेंट है। इनको पुलिस नहीं चाहिए, लेकिन इनको क्विक सपोर्ट चाहिए, इनको क्विक सोल्यूशन चाहिए कि मैं इस टाइम इस प्रॉब्लम में हूँ, विद इन चैट, विद इन फ्यू मिनट्स इनको हमें जवाब देना होता है। तो इस प्रॉब्लम की को आइडेंटिफाई करते हुए सेफ सिटी ने PSC नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप लॉन्च की,
जैसे कि आपने बताया कि CM साहिबा के यूथ इनिशिएटिव के तहत, तो इस ऐप में मुख्तलिफ फीचर्स दिए गए हैं। आपने बताया कि एनोनिमस चैट की, जिसमें आप गुमनाम रह के आपकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं होगी, आप हमें चैट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। मैं चैट पे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से बात करें, आपका नंबर क्या, लेकिन आप अपने जेंडर, मतलब डर ये होता है कि शायद मुझे कोई जानता है तो मेरे जेंडर के बेस पे, मेरी आइडेंटिटी के बेस पे मुझे जज ना करे, और मतलब तो वो जब उनको ये पता होता है कि उनकी एनोनिमिटी कहीं नहीं शो हो रही, तो वो रिलैक्स होके अपने दिल की बात खुल के हमसे कर देते हैं, वो बात जो वो शायद अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले उनको हम काम डाउन करते हैं, उनको हम रिलैक्स करते हैं कि हम आपके साथ हैं। हमारे पास सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम मौजूद है जो उनसे बात करती है, उनको रिलैक्स करती है, और जितने सेशंस उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो उनको सेशंस दे के, जब तक उनको उनका सोल्यूशन नहीं मिलता और वो दोबारा एक होपफुल ज़िंदगी गुजारने के लायक नहीं हो जाते, तब तक हम उनका पूरा दिन चैट करनी पड़ती है, पूरा दिन उनको, बल्कि हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट भी देते हैं कि आज आपने बात की, अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे आप इस टाइम हम दोबारा आपसे चैट करेंगे, हम दोबारा आपको नेक्स्ट सेशन देंगे। टिल देन वो होपफुल नहीं हो जाते। तो ये इसमें एक चैट है। अच्छा, और इसके अलावा पैनिक बटन का भी बताएं हमें, इस ऐप में मौजूद, ये किस तरह से काम करता है और रिस्पांस टाइम क्या है इसका? बिल्कुल, इसमें रिस्पांस टाइम तो बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड्स एंड मिनट्स है, मतलब कि वो पुलिस वाला सीन नहीं है कि आपने डिस्पैच करना है, क्योंकि मेरे जैसे ट्रेंड ऑफिसर्स और साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो जैसे ही आप चैट करेंगे उसी टाइम आपको रिस्पांस मिलेगा, तो इसमें रिस्पांस का कोई डिले सिस्टम है ही नहीं। क्योंकि हमारी जो यूथ है वो वैसे भी इम्पेशेंट है, उनको सब्र से थोड़ी मतलब उनकी कमी है, तो वो इसलिए हम ट्रेंड इस तरह के कि जैसे चैट आनी है एक रोबो उनको आंसर चला जाना है, ताकि वो रिलैक्स हो जाए कि हाँ कोई आगे सुन रहा है, और फिर बाकी हम जो भी उनको प्रॉब्लम होते हैं उसके कभी इस तरह का भी कोई केस आया कि साइकोलॉजिस्ट भी परेशान हो गया, उन्होंने कहा जिनका मसला है कि मैंने बात ही नहीं करनी है? नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि हमने बात नहीं करनी है, लेकिन कभी कभी हम बिल्कुल वाकई परेशान हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी जो यूथ है, ये हमारा मुल्क का मुस्तकबिल है, ये किस तरफ जा रहे हैं, हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि हर अगर केस इस तरह का शेयर करें एनोनिमसली, नाम वो तो आपको भी नहीं खैर पता, लेकिन वैसे हमें एक एनोनिमस चैट मसूल होती है। हमें ना एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट थी, उन्होंने रब्ता किया, तो वो कहती हैं कि मुझे ना उनके साथ पास्ट में कोई इशू हुआ होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं, और अब उनकी फैमिली उसको इस पर बार बताने करती है कि तुम ऐसी थी, तुमने पास्ट में ये किया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कि मेरे पास तो कोई और हल ही नहीं है, मतलब मेरे पास पेरेंट्स एक होते हैं, आपकी फैमिली होती है, वही मुझे ओन नहीं कर रही। तो वो उसने हमें चैट पे स्पेसिफिक लिख के भेजा कि चूँकि एक मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैंने अपनी जान कैसे लेनी है, और उसने पूरा प्लान हमें शेयर किया कि मैं इंसुलिन लूँ और ये वो, तो हम तो वो एकदम मतलब परेशान हो गए कि इसके पास तो पूरा प्लान भी है। कभी कभी हमें ऐसी भी चैट्स आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि 9 बजे तक हमारा इशू ना रिजॉल्व हुआ तो उसके बाद हम सुसाइड कर लेंगे। तो ये पिछले वीक हमें एक चैट आई, पूरी रात हमारी साइकोलॉजिस्ट उसके साथ राब्ते में रही, उसने कहा 9 बजे तक मेरा इशू रिजॉल्व ना हुआ तो 9 बजे के बाद आपको मेरी सुसाइड की कॉल आ जाएगी कि मैंने सुसाइड कर ली। तो हमने वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, उनको काम डाउन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें किसी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड का सोचा हो और उसने सुसाइड कर ली हो। हम उनको काम डाउन करके ईजी करके रिलैक्स कर देते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग हुई है हमारी। अच्छा, इसमें एक और भी फीचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, फैमिली सर्कल हो और लोकेशन के हवाले से लोकेशन शेयरिंग के फीचर जो है, इसमें आपकी प्राइवेसी कितनी महफूज है? अच्छा, ये फीचर पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप अपने फ़ोन में भी नेक्स्ट सेफ्टी ऐप इंस्टॉल करें, अपने बच्चे के फ़ोन पे भी नेक्स्ट, आप उनको फैमिली सर्कल के तौर पे ऐड करें, वो आपको ऐड करेंगे। OTPs आपस में शेयरिंग होगी, क्रॉस शेयरिंग, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि वो फैमिली सर्कल हैं। उसके बाद अगर आपकी और उनकी लोकेशन इनेबल है तो आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम किधर हैं, वो किधर जा रहे हैं। अगर वो स्कूल या कॉलेज के रास्ते में, यूनिवर्सिटी, तो आप उनका सारा रूट देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ ने ऐसे हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं वो पूरी उसके बाद केस ये आया कि लड़की का मैसेज आए या वाइफ का ये टेक्स्ट आ गया, इनकम में आप पढ़ गए ना तो आपके उधर बर्डन बहुत पड़ जाना है। आपकी ऐप जो है ना, मुझे लगता है उसमें हस्बैंड वाइफ ने अपने आप को ऐड ही नहीं करेंगे। ऐड कर भी लें, वो लोकेशन ट्रेस हो गई है। अब वाइफ एनोनिमस चैट में आके कह रही है मेरा ये प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड नहीं, उसमें भी फिर हम उनको सोल्यूशन ही देते हैं कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो उनको भी हम सोल्यूशन ही देते हैं कि ये सोल्यूशन है, आप काम डाउन होकर इनसे बात करें, देखें लड़ाई झगड़ा या अपनी जान लेना या इस तरह के इश्यूज जो हैं वो हल नहीं है। दूसरा हमें ये बताएं कि हरासमेंट या ब्लैकमेलिंग के भी केसेस रिपोर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, ये ऐप नौजवानों की किस तरह से कानूनी मदद करती है और किस तरह से उन्हें लीगल एड प्रोवाइड करती है? इसमें
इसमें साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ हमारे पास पुलिस की सर्विस भी इसमें मौजूद है। इसमें हमने 15 को भी इंटीग्रेट किया, वीडियो कॉल को भी इंटीग्रेट किया। तो अगर कोई ऐसा केस हमें आता है जिसमें हमें जो यूथ या कोई फीमेल या मेल कोई भी कहता है कि मैं हरासमेंट का शिकार हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा पर्सनल कंटेंट किसी के पास है, उसकी बेस पे वो मुझे, तो हम उसकी सेंसिटिविटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर फौरी तौर पे उनसे डेटा लेते हैं। अगर तो उनके पास ऑफेंडर जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है वो नोन है, वो जानती है कि वो लड़का कौन है या वो बंदा कौन है, उसकी पूरी डिटेल है, तो हम लोकल पुलिस के ज़रिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, उनका केस बनाते हैं और लोकल पुलिस के ज़रिए उसको राउंड अप करके सारा डेटा डिलीट करवाते हैं और जो लीगल प्रोसीडिंग है वो होती हैं हर तरह की सहूलियत हर तरह की। इसमें हमारे पास, मैं कहती हूँ, मल्टीपल 90% केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है विक्टिम लड़कियां। यानी वकला भी आपके पैनल पे हैं, साइकोलॉजिस्ट जी, भी आपके लीगल पैनल सपोर्ट पे है हमारे पास एडवोकेट्स और जो लॉयर्स हैं उनकी पूरी एक टीम है। अगर कोई चाहे कि मुझे लीगल सपोर्ट चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे में रब्ता करते हैं कि हमने एडमिशन करा लिया लेकिन अब वो स्कूल की फीस रिफंड नहीं हो रही या उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो उनको लीगल सपोर्ट चाहिए होती है, उसमें हम अपनी लीगल टीम से उनको कनेक्ट करवाते हैं। ठीक, अच्छा, ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक महदूद है या फिर पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी ये सब? नहीं मैडम, ये हमारी सेफ सिटी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब ऑल ओवर द पंजाब है। इसी तरह PSC नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप भी पंजाब के हर शहरी के लिए है, चाहे आप राजनपुर चले जाएं, अटक चले जाएं, किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर में जाएं, हर ऐप जगह ये ऐप मौजूद है। आप इंस्टॉल करें, ये प्ले स्टोर पे भी, एप्पल स्टोर पे भी इसको डाउनलोड करें, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, हमसे रीच आउट कर सकता है। और अगर वो यूथ जब मतलब यंग बच्चा नहीं है, किसी बड़े ने इंस्टॉल करके भी हमसे रब्ता किया, तो उसको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कि नहीं आप तो बच्चे नहीं हैं, हम उसको उसके राइट प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी दूर दराज इलाके में इंटरनेट नहीं है तो ये ऐप विदाउट इंटरनेट भी काम कर सकती है या फिर वो कोई SMS की सहूलत हो जाती है उसमें? नहीं, इसमें SMS की सहूलत तो नहीं है, लेकिन CM पंजाब के फ्री वाईफाई सर्विसेज पूरे पंजाब में स्पॉट्स लगे हुए हैं। इस तरह के स्पॉट्स दिए गए हैं जहाँ पे फ्री वाईफाई की सहूलत सेफ सिटी यानी ऐप को यूज करने के लिए वाईफाई होना वाईफाई ज़रूरी है, इंटरनेट ज़रूरी है, क्योंकि आपने लोकेशन भी ऑन करनी है। तो फ्री वाईफाई की सहूलत भी हमने दी हुई है सेफ सिटी ने। तो वो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप किसी ऐसे स्पॉट में नियरेस्ट चले जाएं जहाँ पे फ्री वाईफाई की सहूलत। सुसाइडल थॉट्स अगर किसी को आ रहे हैं दूर दराज इलाके में तो पहले स्पॉट ढूंढना पड़ेगा उससे पहले कि कहाँ पे फ्री वाईफाई चल रहा है। नहीं, इस पे इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई ऐसी अपडेट लाजमी आएगी कि जिसमें इसको फ्री ऑफ इंटरनेट हम करें। विद टाइम हम इस पर डेवलपमेंट करेंगे और ये बड़ा अच्छा सजेशन बल्कि आपने दिया। नहीं, ये कुछ होना चाहिए, ये सजेशन ही है कि इसमें बेहतरी आ सके। से उज़ैर ये है कि बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने बोला कि अगर इंटरनेट, मुझे एकदम याद आ गया कि 15 पे जब आप कॉल करते हैं, 15 की सर्विस बिल्कुल फ्री है। 15 पे कॉल करने के बाद आप IVR 7 प्रेस करते हैं, वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है कि आपके साइकोलॉजिस्ट से डायरेक्ट बात हो जाएगी। मतलब जब आप IVR चलता है तो आपको ये सुनाई देता है कि अगर आपका या आपका प्यारा किसी जहनी दबाव का शिकार है या उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं तो वो 7 की ऑप्शन सेलेक्ट करे। तो अगर इंटरनेट नहीं है तो आप 7 कॉल के जरिए हमसे मतलब आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का युसरा, और वाकई बड़ी जी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है। और सारे मसाइल का हल ये देख लें कि आपके पास एक ऐप है और इसका इस्तेमाल करें और भरपूर करें। और जो नौजवान नस्ल है जिनके इतने मसाइल हैं, गलत मसाइल पर देखिए वहाँ आप लोग घबरा रहे होते हैं कचहरियों में जाने से कि जनाब हम थाने जाएंगे, कचहरी जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। लीगल एड भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए भी शर्मा रहे होते हैं ना लोग। तो देखें आप एनोनिमसली उनसे चैट भी कर सकते हैं और अपना मसला जो है वो उनके सामने रख सकते हैं और उसका सोल्यूशन जो है जब तक नहीं निकलेगा आपके सेशन चलते रहेंगे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर रात को बिस्तर पर जाने से पहले एक गिलास पानी पीकर खुद को बहुत सेटिस्फाई करते हैं कि जी सेहत का बड़ा ख्याल रख लिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही सादा सा पानी रात भर आपके साथ क्या करता है? बात बड़ी सिंपल है। हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है जिसे चलने के लिए पानी दरकार है। फिर चाहे हम जाग रहे हों या फिर हम सो रहे हैं, रात को पानी पीकर लेटने से एक तो आपके वो 7 से 9 घंटे की ड्यूटी बड़ी आराम से गुजरती है, डिहाइड्रेशन नहीं होती और सुबह उठकर आपका हाजमा भी बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ तक कि जो आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन के किस्से हैं ना, इनको भी ये एक गिलास पानी काफ़ी हद तक ठंडा करता है। सुकून की नींद और फ्रेश दिमाग वो भी सिर्फ एक गिलास पानी से। सही, वो ऐप आपने कब बताया, सारी सहूलतें और एक गिलास पानी भी बड़ा ज़बरदस्त। ये भी नुस्खा अच्छा है कि दुरुस्त बात है, लेकिन कहते हैं कि ना हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अब अगर कोई जोश में आकर सोने से 5 मिनट पहले 2-3 गिलास पानी के पी ले तो फिर सुकून वाली नींद तो भूल ही जाए, क्योंकि फिर आप सारी रात सुकून से सो नहीं पाएंगे। बार बार उठने से नींद का वो जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है और नींद भी ज़रूरी है, जैसे हम
पहले भी कह रहे थे, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को जो नींद की ज़रूरत होती है वो भी मुतासिर होती है। तो वो लोग जिन्हें सीने में जलन या तेज़ाबियत रहती है, उनके लिए तो ये एक ज़हमत बन सकता है, क्योंकि लेटने की पोजीशन में ज़्यादा पानी जो है वो इस तरह के अलामात को बढ़ा देता है और मुश्किल होती है। तो आसान तो यही है कि ज़िंदगी को तवाज़ुन में रखें और यहाँ भी तवाज़ुन यहाँ भी तवाज़ुन बरकरार रखें और सही मिकदार में पानी पिएं। और बेहतर तो यही है कि जब टाइम मिले तो बर वक्त ही पानी पी लें, बर वक्त बजाय दिन कि भर रात पी लें, को आप रात को ज़्यादा ना इंतज़ार पिएं। करें। आपके पास कौन सा कैमल स्टोरेज है कि आप ज़्यादा उसको चला सकते हैं। तो जनाब ये रात जो बात काम हो है ये गया, करने वाले हैं। सुबह की भी बात कर लें कोई। सुबह की बात करते हैं जी। सुबह का आगाज़ जो है वो लोगों का पुरसुकून ही होता है और लोग जो हैं वो अपनी बहुत सारी मसरूफियात देख भी रहे होते हैं। हमें से अक्सर लोग सुबह उठते ही अनजाने से बोझ के तले दबे नजर आते हैं। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी बच्चों की पढ़ाई, तो कभी ये फिक्र के लोग क्या कहेंगे। सच तो ये कि हमने स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी का बिन बुलाया मेहमान बुला लिया और ये इंट्रूडर जो है ये घुस चुका है आपकी लाइफ के अंदर। हम समझते हैं कि ये बस सर दर्द है, लेकिन एक खामोश कातिल है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप मुसलसल परेशान रहते हैं तो आपका दिमाग वो केमिकल्स बनाना कम कर देता है जो आपको खुश रखते हैं। यानी खुशी कहीं अंदर ही छुपी है, बस हमने उसे फिक्रों के ढेर तले दबा कर रखा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि इसका हल कोई महंगी दवाई नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आदतें होती हैं। और माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं अगर आप रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट किसी पार्क में बैठ जाएं या परिंदों की चहचहाहट सुन लें तो आपके जिस्म में तनाव पैदा करने वाले जो हार्मोन्स है वो खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं। और थोड़ी सी वर्जिश करें और चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम करें, क्योंकि ये बेहतर नहीं होता, ऑब्वियस सी चीज़ है। और अपनों को टाइम दें, गुजारें, खुश रहें, तो यकीनी तौर पर आपकी सेहत उम्मीद भी करते हैं कि अच्छी हमारे होगी, साथ भी दिमाग आपके ये 2 सेहत भी घंटे का अच्छी वक्त जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और कल भी आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन शो लेकर हाजिर होंगे। समझ तो आपके होंगे कि वक्त आज के प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़। होगी।